अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे हैं साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर्स। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है हमारे पास, वो क्या कर रहा है भाई? वो एक सर्कल के अंदर चक्कर काट रहा है। उस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है भैया? 70 मीटर्स। कह रहे हैं इफ ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 11 सेकंड्स, अगर 11 सेकंड में उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ कैसे निकालेंगे सर? देखो मेरे बच्चे, एक सर्कल के अंदर जो एक चक्कर के अंदर लेंथ कंप्लीट होती है उसे हम कहते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफेरेंस, जिसकी वैल्यू होती है सर 2 पाई आर के। अब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है आपके पास? 70। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारे पास? अगर थोड़ी देर के लिए राउंड ऑफ करके लेते हैं, 2 3 जा 6 और 3 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 70 से। 7 6 होता है 42 और आंसर तकरीबन 420 के करीब करीब आना चाहिए। अब जरा सर, जब हम सारे ऑप्शंस देखते हैं तो कोई आंसर इतना है ही नहीं बड़ा आपके पास, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा जा रहा है हमारे पास? सर ऑप्शन बी, 440 मीटर्स। ठीक है भाई, मूविंग ऑन।
कह रहे हैं a body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पहाड़ी के ऊपर से हम लोग खड़े होकर आपके पास एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी बताती है? इसका मतलब आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड। कह रहे व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल? कितनी देर के बाद हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे? सर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे तो कितनी होती है हमारे पास? जीरो होती है। ऐसे ही बेटा बिल्कुल जीरो होती है आपके पास, लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ना शुरू होती है तो ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करवाती है और वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसी है मेरे बेटे। तो अब ये सवाल में पूछ रहे हैं कि वी नॉट एक्स के बराबर हो जाए वी नॉट वाई, या आपने वो वैल्यू बतानी है हमारे पास वी नॉट वाई नहीं सॉरी वी वाई, क्योंकि वी नॉट वाई तो इनिशियल है, आगे जाके तो फाइनल बन जाएगी, वो हो जाएगी वी वाई। मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे बराबर हो जाएंगी, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू वी नॉट एक्स के बराबर होगी। देखते हैं कैसे। देखो वी नॉट वाई की एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.8। वी वाई का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे वी नॉट वाई माइनस जी टी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया 9.8 और यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास? वी नॉट वाई की जगह लगा देंगे जीरो, जी एज इट इज आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू में नहीं पता, यही तो पूछा सर आपसे। ठीक हो गया, निकालते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बच जाएगा? 9.8 इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय टी। जी से 9.8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास? इस तरीके से 1 सेकंड, जिसका मतलब 1 सेकंड के बाद आपके पास दोनों की वेलोसिटीज बराबर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन, 3 में कह रहे हैं टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स। दो अलग अलग बुलेट्स हैं, दोनों को हॉरिजॉन्टली फायर किया आपके पास, लेकिन दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं आपके पास। ठीक है, दोनों की जो स्पीड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये कह रहे हैं कि जब दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं आपके पास, तो दोनों कभी अलग अलग जगहों पे जाके गिरेंगे। कह रहे हैं विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड को पहले कौन हिट करेगा? तो इस बच्चे को, इस बात को मेरे बच्चे याद रखना सारे के सारे, ग्राउंड को हिट करने के लिए आप बेटा, तो इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा मेरे बच्चे सब, कि जो ये टाइम लेते हैं ना नीचे गिरने के अंदर आपके पास, चूंकि देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो कोई चीज छेड़ ही नहीं रही, छेड़ कौन रहा है यहाँ पे? इंपैक्ट कौन करता है नीचे? कौन गिराता है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो आपके पास दोनों वर्टिकल वेलोसिटीज के ऊपर सेम एक्ट कर रही होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। जिसका मतलब ये बात याद रखिएगा हमारे पास कि ये दोनों बॉडीज आपके पास साथ साथ ही रीच करने वाली हैं। जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, में कह रहे हैं द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड? अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही होगी तो क्या होगा बॉडी के साथ? इट विल स्टॉप। नहीं बेटा, वो रुकेगी नहीं आपके पास, क्योंकि अगर आप लोग याद करें, न्यूटन ने अपने बारे में न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में एक बात बोली थी आपके पास कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा दोगे आप। और रोकने के लिए फोर्स लगाने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, वो हम भी लगा सकते हैं, वो एक्सटर्नल फील्ड भी लगा सकती है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं होगी तो रोकने के लिए फोर्स कौन लगा रहा होगा? सर कोई भी नहीं। जब एक्सटर्नल फील्ड खत्म हो गई तो रोकने वाली फोर्स खत्म हो गई सर, हमारे पास रोकने वाली फोर्स खत्म हो गई तो बॉडी ऐसे ही चलती चली जाएगी आपके पास। जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा डी, इट विल मूव विद सेम स्पीड इन अ डिफरेंट पाथ। कहां से मोड़ कौन रहा है उसको? कोई भी नहीं मोड़ रहा, गलत हो गया ऑप्शन सी, इट विल मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यस सर, ये करेक्ट है, सी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग। एक बंदा बस के अंदर खड़ा हुआ है आपके पास, सिंपली भाई कह रहे हैं एक बस आ गई हमारे पास, ये रही वो बस। ठीक है, इस बस के अंदर हमारे पास एक बंदा खड़ा हुआ है और वो मूव करता हुआ जा रहा है बस के साथ साथ। ठीक है भाई, तो अगर ये बस के अंदर बंदा खड़ा हुआ है आपके पास, बस में मूव करता हुआ जा रहा है बस के साथ साथ, आपसे पूछ कर रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं कि अगर ये बस जिस वक्त चलना शुरू होगी, जिस वक्त ये चलना शुरू होगी, आप अपने आप को अज्यूम करो जब भी आप किसी गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है? हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं आपके पास। व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है जिससे हम कहते हैं इनर्शिया, जो हमें कहती है जैसे हो भैया वैसे ही रहो, रेस्ट में थे रेस्ट में रहो, वो हमें वापसी रेस्ट में लेके जाना चाहती है। या अगर हम मूव कर रहे होते हैं एकदम से गाड़ी, कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है हमसे जैसे हो वैसे ही रहो, अगर मूव कर रहे थे तो मूव करते रहो। तो इसे हम कहते हैं मेरे बेटा आपके पास इनर्शिया, जिसका मतलब जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो बॉडी है वो कहां जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपके पास? सर ऑप्शन डी, द पर्सन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, इसमें कह रहे हैं अ शिप ऑफ मास 3 exponent 7 kg initially at rest is pulled by a force। अच्छा सर लाइन से लिखना तो शुरू कर दे, मास आ गया 3 exponent 7 kg आ गया, ठीक हो गया आपके पास। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं इस पुल्ड बाय अ फोर्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी। फोर्स कितनी लग गई इसके ऊपर आपके पास भाई? 5 exponent
4 न्यूटन लग गई। कह रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दिया आपको कितना आ गया 3 मीटर। कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप इज, इस वक्त इस शिप की कितनी स्पीड होगी ये निकाल के दिखाना है आपने। और निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है उससे हम कैसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। अपने पास इनिशियल स्पीड तो हमारे पास कितनी है, 0 है। खुद बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि बॉडी कहाँ पे थी आपके पास, रेस्ट में थी। तो एक तरीके से मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है। एस वी आई वी एफ घुस फिर के आपके पास एक साथ ही किसमें आते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में। ठीक हो गया सर। ए नहीं गिवन सर, कोई बात नहीं, फोर्स और मास तो गिवन है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, एफ अपॉन एम लिख देते हैं। यहां आ गया एस और यहां बच जाएगा सिर्फ वी एफ स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि वी आई स्क्वायर की वैल्यू तो अंडा है ना, उसको क्यों लिख रहे हो, बेकार में लंबी नहीं करो। अच्छा सही है सर। एफ फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है सर, वो कितनी गिवन है, 5 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड में हमारे पास कौन है, मास। मास की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास सर, 3 एक्सपोनेंट 7। ठीक हो गया सर। और आगे हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है सर, वो गिवन है आपके पास 3। ठीक हो गया भैया। तो आपके पास अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 2 5 होते हैं 10। ठीक है, 10 की कितनी पावर्स आ रही है सर, यहाँ पे देखें, एक पावर ये आ गई, एक 4 पावर यहां से आ गई और 7 ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस का 7 बन गया। ये बन गया वी एफ स्क्वायर। 4 एक 5 और 5 माइनस 7 हमारे पास कितने बन जाएंगे, सिंपली सर -2। तो इसका मतलब आपके पास 10 की पावर कितनी हो गई, -2। सर हमें तो वी एफ चाहिए, स्क्वायर काटें, ये लोग रूट लगा देते हैं काटने के लिए। तो मेरे बेटे 10 की पावर -2 का रूट बन जाता है 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 को अगर खुला करके लिखोगे तो ये हो जाता है 0.1 मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट द करेक्ट ऑप्शन सर, 0.1 इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। इनमें से कौन सी एग्जांपल आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन की है? ए कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, बी कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स, सी अ बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक, डी कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखना, ये आपके पास टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, सिंपल टेक्स्ट बुक एग्जांपल है आपके पास। इनमें से इनइलास्टिक कोलिजन की जो एग्जांपल होती है वो होती है ऑप्शन ए, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, क्योंकि इसमें आपके पास जो एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती, वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाती है, सिर्फ मोमेंटम थोड़ा बहुत कंजर्व रहता है आपके पास। तो इसलिए हमारे पास ये किसकी एग्जांपल हो जाती है, इनइलास्टिक कोलिजन की। मूविंग ऑन, कार्ड थ्रोन ऑन अ वॉल एंड स्टिकिंग टू इट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब इसमें भी सोच लो, क्या इसमें आपके पास सर मोशन कंजर्व रह रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी की दूसरी में? नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे। तो ये भी मेरे बच्चे टेक्स्ट बुक एग्जांपल है फॉर व्हाट, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सही है जी। मूविंग ऑन, कह रहे हैं अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ 8 मीटर ईस्ट। ठीक है, मूव करते हैं। देखो नॉर्थ क्या होता है, मेरी बात समझना, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन होगी, लैपटॉप स्क्रीन होगी, कोई भी स्क्रीन होगी, तो तुम्हारे सामने जो स्क्रीन हो रही है समझ लो नॉर्थ उस स्क्रीन की तरफ जा रहा है, इनटू द स्क्रीन जा रहा है, दैट इज नॉर्थ। कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, इनटू द स्क्रीन जा रहा है नॉर्थ आपके पास। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, बॉडी ने 6 मीटर नॉर्थ मूव करा, फिर क्या हुआ 8 मीटर ईस्ट गई, यहाँ आ गई 8 मीटर ईस्ट, फिर क्या कह रहे हैं 10 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर वो ऊपर जाता, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं। ये लो, फिर वो कहाँ जाती है 10 मीटर्स ऊपर जाती है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक हो गया, 10 मीटर्स अपवर्ड आ गई। तो एक तरह से जेड एक्सिस, सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों कवर हो गए हमारे पास। जी सर, तीनों कवर हो रहे हैं हमारे पास। कह रहे हैं व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चे अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और तीनों एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट्स दे दी हैं आपको, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स कॉम्पोनेंट जो कि कितना है सर आपके पास 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट जो कि हमारे पास कितना सर 10 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट जो कि कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर, इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे और निकाल लेते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आसान है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, 100 और ये हो जाता है हमारे पास कितना 36। तो सर ये कितना बन जाएगा रूट के अंदर, देखें प्लस करो ना भैया, 64 और 164, 164 और 36 सर हो गया 200। 200 तो नहीं पता सर, हमें 100 का रूट पता है, 100 का रूट कितना होता है 10, तो पीछे कितने बच जाएंगे √2। तो आंसर कितना हो जाएगा सर इसका आपके पास डिस्प्लेसमेंट का 10√2, और ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया आपके पास, ऑप्शन ए 10√2 मीटर्स। ठीक है भाई। मूविंग ऑन, एट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ, यहां से चलना शुरू करा उसने सेंटर ओ से। ठीक है भैया। आगे कह रहे हैं टुवर्ड्स ए, पहले ए पे गया, फिर कहां गया अलोंग ए बी पे मूव करके यहां पहुंच गया आपके पास। कह रहे अच्छा जी, अलोंग ए बी हमारे पास ये सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। कह रहे हैं इफ आर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, रेडियस कितना है इसका 100 मीटर्स है। कह रहे हैं देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बेटा डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होती है, पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक का सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन के अंदर फासला। पहला पॉइंट ओ है सर, आखिरी पॉइंट बी है सर, तो पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक का सबसे छोटा फासला तो ये हुआ, और ये तो सर रेडियस है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गई, रेडियस के। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सर ऑप्शन ए
100 meters, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट 7 कह रहे थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज टाइम टेंड्स टू जीरो इज गिवन बाय। अच्छा जी, देखो बेटा आपके पास इंस्टेंटेनियस कहते हैं जब ओवरऑल एक बॉडी लेट से इस पूरे बात पे मूव कर रही है तो एक छोटे से इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या एक्सेलरेशन रही होगी, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जहां पे टाइम ना होने के बराबर गुजरा हो, इतनी सी देर में आपके पास कितनी एक्सेलरेशन होगी, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में सिर्फ ये फर्क होता है कि लिमिट आ जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं इंस्टेंटेनियस छुपा दो एक सेकंड के लिए सर, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप यहाँ पे? सर हम फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन टी। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो लिमिट लग जाएगी बस आपके पास, किस चीज के ऊपर सर? टाइम के ऊपर, क्योंकि वो जीरो होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का? ढूंढो 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 सर, ऑप्शन सी, दैट इज ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा नॉर्थ बनाना है सर, क्या कर रहे हैं? नॉर्थ बनाए ना, बनाते हैं नॉर्थ भाई। नॉर्थ जा रहा है ऊपर इस तरह से, ठीक है, ये अंदर की तरफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। 20 मीटर्स इनसाइड जा रहा है, इनसाइड, देखो टेढ़ा मत समझना, ये नॉर्थ में जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये नॉर्थ में जा रहा है आपके पास 20 मीटर्स जा रहा है पर सेकंड से, तो डायरेक्शन भी सेम रही, स्पीड भी सेम रही, जिसका मतलब सर एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी सर? जीरो। तो आंसर हो जाएगा जीरो, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सर हमारे पास आंखें बंद करके ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, द रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज, रिटार्डेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की छोटी बहन का नाम है। कब? देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसकी जुड़वा बहन का नाम, उसका एक और नाम रख देते हैं अपने पास, रिटार्डेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है मेरे बेटे आपके पास? रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो आप ढूंढ लो पर ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन बी है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, कैन इट कंसीडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, एक टेनिस बॉल है जो कि जमीन पे गिर रही है, सही हो गया, जमीन पे गिर रही है, और टेनिस बॉल का तो पता है आपको, जमीन पे गिरती है तो चल के वापस भी ऊपर आती है सर आपके पास। हम जब खेल रहे होते हैं नॉर्मली बैठ के तो ऐसे ही तो खेलते हैं इसके साथ, ठीक हो गया सर आपके पास। आगे कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंजेस इन दी प्रोग्रेस, इन तीनों में से किसकी डायरेक्शन चेंज होती है? एक्सेलरेशन। आप देखते हैं सर, जब वो नीचे गिर रही होगी तो एक्सेलरेशन तो जी है ना, बिल्कुल, और जी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स होती है हमेशा। सर जब वो ऊपर जा रही होगी तब भी तो एक्सेलरेशन जी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो तब भी क्या होगी? डाउनवर्ड्स होगी। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, सही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी की हो रही है, पहले डाउनवर्ड्स थी बाद में क्या हो गई? अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की सर वो भी हो रही है, पहले डाउनवर्ड्स थी बाद में क्या हो गई हमारे पास? अपवर्ड। तो सिर्फ किसकी चेंज नहीं हो रही? एक्सेलरेशन की, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की हो रही है। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी लिखा हुआ आ रहा है सर, वो है ऑप्शन सी, आंखें बंद करके। तो मूविंग ऑन, particle goes from x is equal to minus 2 meters, 3 meters, 1 meters to x is equal to 3 meters, y is equal to minus 1, z is equal to 4. Its displacement is, तो मेरे बच्चे याद रखना हमेशा, जिस पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाते हो आप लोग, और आपने उन दोनों के दरमियान का पोजीशन वेक्टर या नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, दोनों तरीके से याद रख सकते हो इसको, उन दोनों के दरमियान का पोजीशन वेक्टर या उन दोनों के दरमियान की नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है। तो हम पता है क्या करते हैं, जो सेकंड पॉइंट होता है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। आओ करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो सर, एक्स वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, हो जाएगा 3 माइनस माइनस 2, वाई वाले को करो -1 सर -3, सही है, जेड वाले को कर दो 4 माइनस 1 हो जाएगा सर आपके पास। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 + 2 5, वाई की क्या आ गई सर? -4, और जेड की कितनी आ गई? 3। ढूंढो ये किस में आ रहा है सर? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो लिख देते हैं भाई ऑप्शन बी अपने पास। बस एक्स और वाई और जेड के लिए हम क्या लगाते हैं? आईजे के, तो इसलिए यहाँ पे आईजे के लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर्स उसका, तो इसलिए हम लोगों ने मीटर्स का ऑप्शन चूज किया अपने पास। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 16 कह रहे लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेंथ एक पार्टिकल के पाथ की कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी? ए सर्कल, नहीं सर, सर्कल में तो जो लेंथ होती है आपने पीछे पढ़ाया था वो 2π और होती है, और डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी वापसी वहीं आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी सर। तो ये तो बराबर नहीं कर रहा। इस तरह से याद रखना मेरे बच्चे, जो भी कर्व्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी उसमें बराबर हो ही नहीं सकता आपके पास कभी भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी कट गया, ये भी कट गया, स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसा हो सकता है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगी, इसके अलावा कभी भी नहीं हो सकता। ये बात
याद रखिएगा मेरे बेटे, आगे भी काम आएगी हम लोगों को। मूविंग ऑन, 17 में कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस रिप्रेजेंट द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रही। देखो मेरे बच्चे, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, इसका मतलब आपके पास अगर फोर्स जीरो हो जाए सर, तो फोर्स जीरो होने का मतलब एम ए जीरो हो जाएगा। मास तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब सर आप पीछे ही से कहा के आए, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो सर वेलोसिटी है, यहां तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। याद रखिएगा जो वेलोसिटी है ना मेरे बेटे, वो स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। वो क्या होती है, स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और ढूंढते हैं स्ट्रेट लाइन कहां बन रहा है। क्या ए टू बी बन रहा है, नहीं सर कर्व हो रहा है। क्या बी टू सी बन रहा है, नहीं सर इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कवर हो रही। तो इसका मतलब बॉडी इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास, रेस्ट में आ जाएगी आपके पास। तो ये भी नहीं हो सकता फिर हमारे पास। सी टू डी देखें, यस सर, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है हमारे पास सी टू डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस तरह से हमारे पास, ऑप्शन बी सी डी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18 कह रहे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। सर ये तो आप 15 दफा बता चुके हैं हमें पीछे, ये हम आंखें बंद करके लगाएंगे। ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। कभी नोटिस करना, एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है आपके पास। कभी नोटिस करना, इस तरह का केस आपने हमेशा देखा होगा, ऐसे लगता है जो ऑपोजिट हमारी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही, हालांकि इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को खुद तो हम रेस्ट में नजर आते हैं, हमें लगता है अब तो मूव नहीं कर रहे, हम लोग तो रेस्ट में है। इवन दो आपके पास हम भी मूव कर रहे होते हैं, वो भी मूव कर रहा होता है, तो हमारे दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हम दोनों की स्पीड्स को एड अप कर देंगे तो उस हिसाब से कम हो रहा होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर दोनों की स्पीड v है तो सर हो जाएगी 2v। जो हमें नजर आ रही होगी वो हमें ज्यादा वेलोसिटी नजर आ रही होगी, वो कितनी हो जाती है हमारे पास, ऑप्शन डी 2v। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार। सर पीछे बताया आपने, गाड़ी में बैठे हुए बंदे को तो लगता ही नहीं वो मूव करता है, तो वो तो अपने लिहाज से किस में होता है, रेस्ट में होता है। बाहर वालों के लिहाज से वो किस में होता है, मोशन में। अंदर वो बैठा हुआ गाड़ी के अंदर जो बंदा होगा उसको लगेगा मैं तो रेस्ट में हूं। बाहर वाले क्या बोलेंगे, भाई तू मूव कर रहा है, तू मोशन के अंदर है। ठीक है, तो अपनी गाड़ी के लिहाज से वो किस में होता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी रेस्ट में। तो बी क्यों बोला सर आपने, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड पूछ रहे हैं ना, स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, अपने लिहाज से कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, 21 क्या ना, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ। कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ कब हो सकती है बॉडी की मेरे बच्चे, जब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और अभी हमने सीखा वेलोसिटी तो आपके पास, पीछे हम लोग देख रहे थे एक चीज कि बेटा जब एक कर्व पाथ हो जाता है, कोई सा भी कर्व पाथ, चाहे सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोलिक हो, कोई सा भी हो, तो सर कर्व पाथ में तो डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कांस्टेंट रहने के लिए डायरेक्शन का कांस्टेंट होना भी लाजमी है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो ही हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पे सर डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो किसी भी कर्व पाथ के ऊपर हमेशा याद रखना ये बात बेटा, किसी भी कर्व पाथ पे आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, किसी भी कर्व पाथ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलिप्स पे भी कांस्टेंट नहीं है, पैराबोला पे भी नहीं है, सर्कल में भी नहीं है, रेक्टिलिनियर पाथ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो सकती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती है आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 2 कह रहे हैं अ मैन लीव्स हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड, ही कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी। देखें बेटा इन्होंने क्या बोला, बंदा निकला कहीं गया, वापसी वहीं आ गया, वापसी वहीं आ जाए, अभी सर्कल में बताया था आपने सर, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। सर नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी जीरो। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मिलीमीटर। ठीक है, एक साइड है 25 की,
तो सारी साइड 25 होंगी, स्क्वायर है ना भैया, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इस बात को समझना। एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए से डी तक डायरेक्ट देख लो ना कितनी है सर, सिर्फ 25 है। ठीक है, टाइम कहां से लाएं सर, टाइम कहां से लाएं, और निकालते हैं टाइम कहां से लाएं। टोटल टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड वाली चीज पे जाना पड़ेगा। इन्होंने बोला था टोटल स्पीड कितनी है उसकी, 15 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है बोला था सर। तो आपके पास 15 मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आओ देखते हैं, तो 15 मीटर कवर करने के लिए उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 25 25 25, कितना हो जाएगा हमारे पास 75 मीटर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे बच्चे सवाल में सही कर लीजिएगा, मिलीमीटर नहीं मीटर्स है आपके पास। ठीक है, तभी हमारे पास आंसर सही निकलेगा इसके अंदर। आगे डिवाइड बाय टाइम, टाइम नहीं पता हमें सर, तो टाइम कैसे निकालेंगे, 15 1 15 15 5 75, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास, 5 सेकंड्स आ गई सर। तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या पुट कर रहे होंगे, आओ मिटा के लिख देते हैं भाई, टाइम की जगह क्या पुट कर रहे होंगे 5 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 25/5, 5 1 5, 5 5 25, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई भैया 5 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या है, बॉडी लाइन में कहीं मूव कर रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन। तो मेरे बच्चे याद रखना कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपके पास अगर इसका शेडेड रीजन निकाला जाता है, जिसका मतलब आप एरिया निकाल ले अंडर द कर्व, तो वेलोसिटी टाइम का जो एरिया अंडर द कर्व होता है मेरे बच्चे, ये बराबर होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो कि कवर हो रहा होगा। ये हमेशा याद रखनी बात आपने कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको बताता है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिस्टेंस कवर्ड। और इसी का स्लोप पूछ लेते तो वो होती है एक्सेलरेशन बेटा आपके पास, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, वो हो जाती है हमारे पास एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन, में कह रहे हैं व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यानी कि मानते हैं समझते हैं, पहले सेकंड टाइम जब आपने शुरू करा, फॉर एग्जांपल 0 सेकंड में स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले सेकंड में स्पीड हो गई लेट से 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी हो गई आपके पास लेट से 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, तो चौथे में कितनी हो जाएगी सर 8, करते चले जाओ, पांचवें में 10, छठे में 12, 2 का टेबल चला दिया सर आपने। हर सेकंड कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है सर, 2, डेल्टा वी कितना आ रहा है 2, इस सेकंड में भी देखो 2 से 4, तो सर डेल्टा वी कितना आ गया 2, इसमें भी देखो 4 से 6, तो डेल्टा वी कितना आ गया सर आपके पास 2। ठीक है, तो आपके पास हर सेकंड जब स्पीड सेम इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब अगर आप उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे हर सेकंड की, तो 1 1 डिवाइड करते जाओ सबके साथ, एक्सेलरेशन सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग स्पीड होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड होती है, तो एक्सेलरेशन मेरे बेटे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन ए। क्योंकि इसमें देखें आप, एक्सेलरेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। एक्सेलरेशन आपके पास जितनी शुरू में थी उतनी ही बाद में भी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26, कहना पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर ग्राफ आ गया, पीछे वाली एग्जांपल को याद रखना ज़हन में, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब उल्टा सवाल आ गया, उल्टा पिछले वाले के मुकाबले में, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो इसका मतलब सर यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, following graph distance traveled by the body in meters is, अभी पीछे बताया था अगर velocity time graph आ जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भैया, डिस्टेंस निकालते हैं सर हम लोग एरिया अंडर द कर्व से, आओ निकालें। इसमें सर डायग्राम जो बन रही है तो ट्रेपीजियम है भैया, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सुनना, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सर, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी, एक है सर 0 to 30 और दूसरी पैरेलल ये है जो कि हमारे पास 10 से 20, इसका मतलब 10 है, तो ये जगह हाफ इंटू 30 + 10। हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की, देखें सर 10 तक जा रही है, तो हाइट आ गई हमारे पास 10, कितना हो गया सर ये हाफ इंटू 40 इंटू 10, 2 1 2, 2 5 10, 40 इंटू 5 200, तो आंसर कितना आ गया सर आपके पास 200 मीटर्स। आओ ढूंढते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर आपके पास, सर ऑप्शन ए बन जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, विच इज 200 मीटर्स। ठीक है भाई,
मूविंग ऑन 28 कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इज शोन इन द फिगर। ऊपर फेंका हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर दिखा रहे हैं, तो बॉल क्या होगी, पहले ऊपर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर क्या होगी, नीचे आएगी। तो अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, हमारे पास ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी, और जब ये नीचे गिर जाएगी वापसी उसी जगह पे आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, देखो मेरे बच्चे, जब वेलोसिटी बॉडी ऊपर जा रही होती है, ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज, और जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, हमारे पास नीचे आते हुए मेरे बेटे इंक्रीज। इसको यहां से भी देख सकते हैं, चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होती है, तो आप देखें यहाँ पे स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे पास कम हुआ, और नीचे आते हुए हमारे पास जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास सर ऊपर जाते हुए हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ बनेगी वेलोसिटी, और नीचे आते हुए इंक्रीज हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइड पे जाएगी। तो आप देखते हैं किसमें वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज हुई, बीच में जीरो भी हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो जीरो सिर्फ किसमें आ रही है, इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहा बीच में, एक इसमें आ रहा है जीरो बीच में, और एक इसमें आ रहा है जीरो बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास, देखो नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही थी, जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ये तो गलत हो गया सर। तो इसमें देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है ना, भले नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, जा तो रही है एक्स एक्सिस में आगे की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन 29 can if the slope of a velocity time graph gradually decreases then the body is said to be moving with, अभी हमने ऊपर भी देखा बेटा एक तरह से gradually decrease हो रहा है velocity time graph, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, देखो पहले स्लोप ज्यादा था, अब इसका स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है हमारे पास। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगी, देखो बेटा वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना, लेकिन पहले जितनी बढ़ रही थी अब उतनी नहीं बढ़ रही, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी के बढ़ने की जो आपके पास ड्यूरेशन है, या वेलोसिटी के बढ़ने का जो आपके पास स्पीड है वो कम हो गई है, वेलोसिटी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले सेकंड 2 बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड 1.5 बढ़ी, तीसरे सेकंड 1 बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी के बढ़ने का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है। तो लेकिन सर वेलोसिटी बढ़ तो फिर भी रही है ना, बिल्कुल बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ तो रही है, हालांकि बढ़ने का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी जरूर बढ़ रही है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 30 में कह रहे हैं इफ फोर्स acting on a body is doubled then the acceleration becomes, देखो भैया अगर फोर्स डबल हो जाती है तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, और हमने ये भी पढ़ा है कि एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे के साथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर फोर्स को आप बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूटन का सेकंड लॉ भी ये कहता है कि whenever force is applied on a body acceleration is produced in it which is directly proportional to the magnitude of force, जिसका मतलब अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी भैया, डबल हो जाएगी। Moving on 31 में कह रहे हैं when force of 1 Newton is applied on a body of mass 100 grams, ठीक हो गया, यानी कि फोर्स कितनी आ गई सर हमारे पास 1 न्यूटन, मास कितना आ गया 100 ग्राम्स, ग्राम को सर केजी में तो कर दें और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.1 केजी। आगे कह रहे हैं देन द एक्सीलरेशन वुड बी, सर न्यूटन का फॉर्मूला पीछे लिखा था आपने, ये बराबर हो जाएगा F अपॉन m के, फोर्स कितनी है 1, m कितना है 0.1, पॉइंट से काटा ऊपर 10 लग गया तो एक्सीलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर है हमारे पास 31 का सी, ठीक है भाई। मूविंग ऑन में कह रहे हैं मास ऑफ 10 kg मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास आ गया हमारे पास 10 kg का, एक्सीलरेशन हो गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं फोर्स इस पे कितनी लगेगी, सर आसान तरीन, फोर्स ma है 10 into 10, ये हो गया सर आपके पास सर जी 100, तो आपके पास आ गया 100 न्यूटन। मूविंग ऑन लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, डिफाइन कौन करता है फोर्स को, सेकंड लॉ तो फॉर्मूला बताता है कि भाई फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन फोर्स को डिफाइन किसने किया, फोर्स को डिफाइन किया मेरे बेटे आपके पास फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने, क्या बोला कि फोर्स कौन है, फोर्स एक एजेंट है, जो भी बॉडी रेस्ट में होगी उसको मोशन में लाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, जो भी बॉडी मोशन में होगी उसको रोकना है तो क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं आपके पास। मूविंग फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सीलरेशन, फोर्स कितनी है सर 12 न्यूटन की है, एक्सीलरेशन कितनी दे रही है भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रही है। कह रहे द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन, उसी बॉडी को अब अगर मेरे पास एक और फोर्स आ जाए, ठीक है इसको F1 कह देते हैं, इसको A1 कह देते हैं, अब कितनी फोर्स चाहिए होगी अगर मैं उसको कितनी एक्सीलरेशन देना चाहता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो भैया दोनों का मास सेम है ना, बिल्कुल सेम है सर, तो इसका मतलब मास की जगह फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स ओवर एक्सीलरेशन, तो F1 अपॉन A1
बराबर आना चाहिए किसके, F2 ओवर A2 के। तो सर F2 का फॉर्मूला क्या बन गया, F1 A2 डिवाइडेड बाय A1, और वैल्यूज पुट करें। F1 है 12, A2 हमारे पास है सर 10, और A1 हमारे पास है सर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 10 जा 30। तो इसका मतलब कितनी फोर्स चाहिए होगी अब आपको एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए, 30 न्यूटन। तो सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 न्यूटन। 35 कह रहे हैं बलून इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस, वेट, अपथ्रस्ट एंड साइडवेज फोर्स ड्यू टू द विंड शोन इन द डायग्राम। मेरे बच्चे थोड़ी सी ब्लड डायग्राम में लिख देता हूं, यहाँ पे साइडवेज फोर्स जो है आपके पास वो कितनी है, 500 न्यूटन है। अपवर्ड फोर्स जो है हमारे पास वो कितनी है, अपथ्रस्ट जो है वो है 10,000 न्यूटन, और वेट कितना है बॉडी का हमारे पास लिखा हुआ 9,000 न्यूटन। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कटा दो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। देखो दो फोर्सेस लग रही हैं वर्टिकली और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना तो रिजल्टेंट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। दोनों को माइनस कर दें, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। बड़ी कौन है, 10,000, छोटी को माइनस कर दें 9,000, कितने हो जाएगी हमारे पास भाई, 1000 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना बना आ जाएगा आपके पास, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सर 1000 न्यूटन। 37 कह रहे हैं टू इक्वल मैसेस ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक एट स्पीड्स ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सही है। दोनों के मासेस इक्वल हैं, यानी कि इसका मास भी हमारे पास हम कह देते हैं भाई m है, इसका मास भी कितना m है। इसकी इनिशियल स्पीड u1 हो गई 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसकी हो गई u2, लेकिन इसकी वैल्यू को माइनस में लगाएंगे क्योंकि सर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, दे चिपक जाते हैं दोनों इंपैक्ट के बाद, चिपक जाते हैं, उसके मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मासेस आफ्टर इंपैक्ट, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मेरे बच्चे जहां टकराने का सवाल आ जाए ना तो वहां पे आंखें बंद करके लगाना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या कहता है, टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद के मोमेंटम के। टकराने से पहले कितना है, m1u1 प्लस m2u2, टकराने के बाद कितना है, m1v1 प्लस m2v2। और अब से अपने जहन में बिठा लो कि अगर ये चिपकने वाले सवाल आ गए, इंपैक्ट के ऊपर एक साथ स्टिक करने वाले सवाल आ गए, तो फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम है, तो दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, v और v सिंपली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1u1 माइनस m2u2, क्योंकि हमारी u2 किसमें थी, माइनस में थी, इसलिए सही है सर। और वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों का मास सेम बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा mu1 माइनस mu2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दोनों की फाइनल स्पीड सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस m, क्योंकि दोनों का मास सेम है कॉमन निकालने के बाद। तो यहाँ से m को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, समझिएगा इस बात को बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा u1 माइनस u2। u1 कितना है बेटा आपके पास 60, माइनस u2 कितना हमारे पास 30, माइनस लगा चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, इसलिए लगा रहे, और m प्लस m कितने हो जाएंगे 2m। सही हो गया सर, तो m से m काटा, सही है सर, तो यहाँ बच गया 2b, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई कॉमन हमारे पास भाई, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सवाल में सेंटीमीटर में थी वैल्यू। तो सर ऑप्शन ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सही है भाई। मूविंग ऑन के पास 38 कह रहे हैं व्हिच इज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पीछे लिख के आए सर, कि टोटल मोमेंटम आपके पास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिख लीजिए अपने पास क्या होता है भैया, टोटल मोमेंटम of an isolated system remains constant। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है सर आपके पास, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। आओ ढूंढो अब कौन सा ऑप्शन बनता है, ए। अब फोर्स इज, सर फोर्स इक्वल नहीं होती, मोमेंटम इक्वल होता है, काटें। बी, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट, ऐसा है डेफिनेशन है सर ये तो मोमेंटम की, लेकिन ये लॉ नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सी, इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन थोड़ी पूछी है आपसे। डी, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स, सर ये है प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 39 कह रहे हैं द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर with 25 न्यूटन सेकंड मोमेंटम in 0.05 सेकंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन इज। ठीक है, निकालते हैं मेरे बच्चे। फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी कितना बताया हुआ है आपको, 25 न्यूटन सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 0.05, आओ डिवाइड कर लेते हैं। 25 को किससे डिवाइड करना है, 0.05 से। पॉइंट काटा, दो अंडे ऊपर लगा दिए दो डिजिट्स की वजह से, तो ये बन गया हमारे पास 500 अपॉन 5। काट लो, 5 1 से 5, 5 5 से 25, तो 5 के आगे दो अंडे लगा दो, तो फोर्स कितनी आ गई भाई आपके पास, 500 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है सर हमारे पास 39 का, ऑप्शन ए 500। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेस में नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप, फोर्सेस किस केस में नहीं चाहिए होंगी। ए, पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल जो कि सर्कल में जा रहा है,
मान लेते हैं बेटा, हमने पीछे पढ़ा कि जब पार्टिकल सर्कल में जाता है तो उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। न्यूटन भैया कहते हैं एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब फोर्स लगती है। और मेरे बच्चे सर्कल में मूव करती हुई बॉडी के ऊपर एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ए में तो सर फोर्स चाहिए, ए तो नहीं हो सकता, सर्कल में मूव करवाने के लिए तो फोर्स चाहिए सर। बी, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट। भाई अभी पीछे सवाल में पढ़ा के आया हूं कि फोर्स का काम क्या होता है, मोमेंटम को चेंज करना। अगर फोर्स लगेगी किसी बॉडी के ऊपर तो मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगती। पढ़ा था ना हमने लॉ के अंदर, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन सर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी हो जाएगा, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट। देखो बेटा आगे जब पढ़ते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन कोई ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज गिवन होते हैं, नहीं है यहाँ पे, तो आंखें बंद करो और आगे चलो। ठीक है भाई। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। फोर्स आ गई 6 न्यूटन की और आपके पास मास कितना आ गया, 1 किलो का। एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल गई उसको, 30 की। फ्रॉम रेस्ट इनिशियल कितनी हो गई, अंडा। कितना टाइम लगा ये काम होने में, आओ लगाते हैं। सर फोर्स होता है ए होता है सर आपके पास वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टाइम निकालना है, टाइम को अकेला कर लो तो टी वहां चले जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। तो ये बन गया सर फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास, मास है सर 1, ठीक है। वी एफ 30, वी आई अंडा, फोर्स, फोर्स कितनी है सर 6, सर एक तो खत्म, 6 बन जा 6, 6 5 जा ये, तो आपके पास टाइम आ गया 5 सेकेंड। ढूंढ लो करेक्ट ऑप्शन। सर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 5 सेकेंड्स। ठीक है भाई, मूविंग ऑन टू कहना अ फोर्स ऑफ 100 डाइन्स। अच्छा जी, डाइन्स में आ गई सर कहानी अब हमारे पास, ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और आगे ग्राम भी है, तो इसका मतलब यूनिट ही सीजीएस सिस्टम्स में है। सीजीएस सिस्टम में तो आंसर भी देखो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसका मतलब सीजीएस में आ रहा है। सर आंखें बंद करके काम करेंगे, आओ जी। फोर्स हो गई कितनी हमारे पास, 100 डाइन, सही हो गया। मास कितना है हमारे पास, 5 ग्राम्स, ठीक है भाई। टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड। कितनी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, प्रोड्यूस होने का मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई होगी हमारे पास, अब निकालते हैं। सर फोर्स का फॉर्मूला होता है में पीछे ही बताया आपने, ए क्या होता है वी एफ माइनस वी आई, या फिर डेल्टा वी लिख दें उसकी जगह पे। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ टी अपॉन एम। फोर्स कितनी है सर आपके पास 100, टाइम कितना दिया सर आपने 10, और मास कितना दिया सर आपने 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 100 2 जा कितने हो जाएंगे, वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा सर आपके पास इस तरीके से, 42 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। Question 43. Can the graph shows how the force acting on a body varies with time? Assuming that the body is moving in a straight line, by how much does its momentum change? इसका momentum कितना change होगा ये देख लेते हैं भैया अपने पास। देखो बेटा, देखो momentum के अंदर जो change आता है इसे हम लोग कहते हैं अपने पास impulse। और impulse के बारे में मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, वो बराबर होते हैं या तो force into time के, या उसको हम लोग area of फोर्स टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं अपने पास सिंपली। और इसमें एरिया से निकालते हैं। एरिया से कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कितनी शेप्स बन रही है देख लेते हैं। एक बन रहा है मेरे पास ये रेक्टेंगल, जिसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 2 into 6, कितना बन जाएगा हमारे पास 12 न्यूटन सेकंड, सर मीटर नहीं सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12 न्यूटन सेकंड, क्योंकि एक्स पे सेकंड है और वाई पे न्यूटन है। अच्छा जी, उसके बाद बच रहा है सर आपके पास ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है, 2 से लेके 6 तक गई, 4 आ गई, ठीक है। फिर हाइट कितनी है सर, हाइट भी 2 से लेके 6 तक गई, कितनी आ गई 4, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 4 से हो गया 8, तो टोटल कितना आ गया 12 और 8, तो टोटल कितना बन गया सर आपके पास 12 प्लस 8 कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास 20। नाउ लुक एट द ऑप्शन 20। सर ये जो आपने काट के लिखा, हाँ जी इसको टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको सही करा हुआ है, तो ये हो जाता है हमारे पास 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, मूविंग ऑन। 44 में आपके पास कह रहे हैं अ गन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स। क्यों रिकॉइल करती है गन बेटा, ये भी आपके पास परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर बनते हुए हमारे पास। तो देखो आप जब भी हमारे पास किसी भी गन से फायर करते हो बुलेट, तो क्यों वापस एक झटका आता है आपके हाथ के ऊपर, आपके पास फोर्स लगती है एक पूरी, वो इस वजह से मेरे बच्चे कि अगर एक बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है तो आपको देखो ना रेस्ट से फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो वहां पे उसके मोशन को कंजर्व रखने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो मोशन आएगा, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, क्यों है ये मोशन कंजर्व रखना है, और मोशन का दूसरा नाम होता है मोमेंटम। तो आपके पास इसका मतलब किसको कंजर्व रखना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। कह रहे हैं अ प्लेयर टेक्स 0.1 सेकंड इन कैचिंग अ बॉल। टाइम कितना लगा उसको, 1.1 सेकंड लग गया। मास कितना बता दिया बॉल का, 150 ग्राम बता दिया। सर कन्वर्ट करें, कन्वर्ट 100,000 से डिवाइड करते हैं सर, ये हो जाएगा 0.15 kg। वेलोसिटी कितनी बता दी आपको इसकी, इनिशियल आ गई 20,
फाइनल रुक गई होगी हाथ में आने के बाद, कैच करने के बाद। फाइनल कितनी हो गई भाई आपके पास 0। कह रहे फोर्स कितनी लगाई बताओ ना। सर फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास है हमारे पास 0.15, एक्सेलरेशन होती है सर vf माइनस vi अपॉन टी, और वैल्यूज पुट करें 0.15, vf कितना है हमारे पास यहाँ पे देखें सर 0, vi कितना सर 20, टाइम कितना लग रहा है उसको सर 0.1। अच्छा जी 46 में कहेंगे, कह रहे अ बॉल ऑफ मास 2 kg ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ बॉल ऑफ मास 4 kg ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकंड, बोथ बॉल्स आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एज शोन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी v, पीछे भी बता के आया था, दोनों अगर सेम वेलोसिटी v से मूव कर रही है इसका मतलब स्टिक कर गई दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, सवाल में डायग्राम में भी ये दिखाया है। तो आप पूछ के रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, पीछे करवा के आए सर आप एक जैसा सवाल एक, कैसे होगा ये सॉल्व, आए देखें सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम लोग, याद है हम लोगों को m1u1 m2u2, और फाइनल में क्या आ जाएगा m1v प्लस m2v, क्योंकि सर आपने बताया था जब कॉमन वेलोसिटी हो जाती है तो हम एक ही वेलोसिटी लिखते हैं, v1 v2 नहीं लिखते। अच्छा जी, इस v की वैल्यू निकालनी है ना तो इस v को अकेला तो करो, चले तो कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या करेंगे, m1 कितना है सर 8, ओ सॉरी 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है, u1 8 है, सही है। m2 कितना है सर आपके पास 4, और u2 कितना है सर आपके पास 2, सही है सर। और यहाँ पे भी अगर हम लग कर दें ये काम, 2 8 16 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएंगे हमारे पास। और यहाँ क्या है m1 प्लस m2, 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो मेरे बच्चे 16 प्लस 8 होता है 24, यहाँ आ गया 6v, 6 1 6, 6 4 24, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। नाउ लुक एट द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा सर आपके पास, ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। बस 47 उसी तरह का एक और सवाल आ गया, कह रहे टू सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद स्पीड v आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, the spheres have a head on elastic collision, which statement is correct। elastic collision हो रही है, elastic collision का मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। elastic का मतलब क्या है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है हमारे पास क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ए स्फीयर्स स्टिक टुगेदर ऑन इंपैक्ट, सर ये हम कुछ नहीं कह सकते कि स्टिक करें ना करें, इलास्टिक कोलिजन में लाजमी नहीं है स्टिक करना हमारे पास। बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इंपैक्ट इज 0, सर टोटल 0 कैसे हो सकती है, दोनों चल लेते हैं हमारे पास, तो गलत हो गई। सी द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इंपैक्ट इज mv², अच्छा जी। और डी द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट इज 2mv, बिफोर द इंपैक्ट आपके पास टोटल मोमेंटम कितना होगा, पहली बॉडी का होगा mv, दूसरे का होगा -mv, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल मोमेंटम तो 0 हो गया आपके पास इंपैक्ट से पहले। तो ले देखिए डी भी गलत हुआ, बचा आंसर सी। सर सी कैसे समझाएं, तो सही समझना कैसे, इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, हाफ mv²। देखो मेरे बच्चे, जब सेम मासेस और सेम वेलोसिटी की बॉडीज आपके पास इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अब इनिशियली सेम थी तो फाइनल भी सेम रहेंगी। इसका कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², टोटल कितनी बन गई, टोटल देखो कितनी बन गई आपके पास, हाफ mv² प्लस हाफ mv², आधा और आधा कितने हो जाएंगे हमारे पास सर, एक हो जाएगा, तो क्या बच्चे बन जाएंगे आपके पास mv²। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए कितना हो गया हमारे पास मेरे बच्चे, ऑप्शन सी 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट इज mv²। सही भाई, मूविंग ऑन। में कह रहे हैं टू रेलवे ट्रक्स ऑफ मासेस m एंड 3m मूव टुवर्ड्स ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, दो ट्रक्स आपके पास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक का मास m है जिसकी स्पीड कितनी है 2b, देखो m वाले का कितना है 2b है, और 3m वाले का कितना है आपके पास सर, 3m वाले का है हमारे पास स्पीड v, सही है, ये भी लिखी हुई है हमारे पास। कह रहे हैं द ट्रक्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, कोलाइड करे और स्टिक करके एक दूसरे के साथ। अब बताओ कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, तो कॉमन वेलोसिटी का नाम रख देते हैं लेट्स से v डैश। तो सर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, क्या हो जाएगा m1 u1, m1 कितना है हमारे पास सर m है, और u1 कितना है सर 2v, प्लस m2 u2, m2 कितना है सर हमारे पास 3m है, और v2 u2 कितना है सर आपके पास v है, बराबर होगा m1 v1। पहला मास कितना है सर हमारे पास m, उसकी वेलोसिटी है v डैश, और दूसरा मास हमारे पास है 3m, उसकी वेलोसिटी भी है v डैश, तो v डैश को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ जाएगा m प्लस 3m कॉमन निकल के कितना बन जाएगा 4m, सही बेटा। और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2mv प्लस 3mv, कितने बच जाएंगे हमारे पास सर 5mv, सही भैया। अरे अरे सर एक गलती कर रहे हैं क्या भैया, ये वाली v ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो सर माइनस लगाएं यहाँ पे, आओ लगा देते हैं, माइनस लगा दिया, तो सर ये 5 नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा हमारे पास माइनस का mv, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास v डैश की वैल्यू क्या आ गई, -v/4, माइनस साइन सिर्फ बता रहे डायरेक्शन ऑपोजिट हुई होगी, तो भाई आपके पास v/4 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ढूंढ लो v/4 किस में आ रहा है, भैया ऑप्शन ए में आ रहा है,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए v/4. मूविंग ऑन, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज इलास्टिक इफ बॉडीज आर, मेरे बच्चे दो बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कोलिजन की सबसे अच्छी आपके पास एग्जांपल कब हो सकती है, जब दोनों बॉडीज एक तो सॉलिड हो और सॉफ्ट ना हो, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट होंगी तो उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, मोशन पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, एक तो सॉलिड हो और दूसरा कैसी हो, हार्ड हो। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चाइना वेरी हेवीली बॉल B1 कोलाइड विद अ स्टेशनरी टारगेट B2, एक बहुत बड़ी बॉल, मान लो बॉलिंग बॉल है B1, वो किससे, स्टेशनरी बॉल नेग्लिजिबल मास, चुनने से मास B2 बॉल से टकराती है, मान लो एक कंचे से टकराती है आपके पास, और कंचा किसमें था, रेस्ट में था। U2 कितनी थी हमारे पास 0, और U1 कितनी थी आपके पास, बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। अब यहाँ पे B1 का जो मास है वो B2 से बहुत बड़ा है ना, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ B1 इज वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ B2। तो कंपैरिजन में, सिर्फ कंपैरिजन में मास ऑफ B2 को हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 है B1 के आगे। बिल्कुल सर, B1 के आगे 0 है, वैसे 0 नहीं है, B1 के आगे 0 है। कह रहे हैं द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल V व्हाट B2 विल बी। देखो बेटा, ये इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस है, ये बात याद रखना, जब हेवीली बॉडी आपके पास किसी भी लाइटर बॉडी के साथ कोलाइड करती है, और वो भी ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में हो, तो कोलाइड करने के बाद जो लाइटर बॉडी होती है ना, वो डबल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी से मूव करने लग जाती है, डबल स्पीड से आगे भागने लग जाती है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास, कि आपके पास जो B2 की स्पीड होगी टकराने के बाद, वो पहली बॉडी की कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि B1 का डबल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, ऑप्शन सी, बिकम डबल्ड एज कंपेयर टू B1, ठीक है। मूविंग ऑन, अ शेल एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक शेल है हमारे पास, मान लेते हैं ये रहा शेल, ये 4 अनइक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, कोई छोटा है कोई बड़ा है आपके पास, ठीक है। 4 अनइक्वल पार्ट्स में इस तरह से ये एक्सप्लोड हो गया। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, इन सब में क्या चीज कंजर्व्ड होती है मेरे बच्चे, ये जो शेल की एक्सप्लोजन है ना, ये मोमेंटम की कंजर्वेशन की टेक्स्ट बुक एग्जांपल है आपके पास। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉम्ब या कोई भी शेल आपके पास एक्सप्लोड होता है, तो उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो नहीं कंजर्व रहती, लेकिन आपके पास उसका मोमेंटम लाजमी कंजर्व रहता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, मोमेंटम, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, कह रहे हैं अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। एक हैंड बॉल है जिसको मैंने आपके पास वर्टिकली अपवर्ड टॉस किया, कितनी इनिशियल स्पीड दी उसको, 19.6 मीटर पर सेकंड दी, ठीक है। देखो ऊपर जाके कहीं ना कोई पॉइंट आता है जहां पे वो रुकती है, फिर वो नीचे आती है। अब ये कह रहे हैं हाउ हाई विल इट राइज, ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू हम लगा लेते हैं मेरे बच्चे, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आपके पास vi पता है, vf पता है, एक्सेलरेशन पता है, और क्या निकालना है आपने, हाइट का मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सर, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक हो गया। तो vf कितनी है हमारे पास, अंडे का स्क्वायर, vi कितनी है 19.6 का स्क्वायर, डिवाइड में कहा रहा है 2 इंटू माइनस का 9.8, तो ये बच गया ऊपर -19.6 का होल स्क्वायर, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का बन जाएगा 19.6, एक से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मतलब आंसर कितनी हाइट आ गई, 19.6 मीटर्स। नाउ गो फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन, सर इसका मतलब राउंड ऑफ करके 20 मीटर्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, विच शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट h, ठीक है भाई। मैक्सिमम हाइट h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, सही है। जबकि मेरे बच्चे मैक्सिमम फ्लाइट का टाइम का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अब इनमें से कैसे सर्च करें, आसान तरीका पता है क्या है, ऑप्शन से सवाल की तरफ जाते हैं, ठीक है। सर ऑप्शन ए में कह रहे हैं h बराबर है हमारे पास gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8k, और चेक करें, चेक करते हैं कि है भी कि नहीं है जी। टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी के ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, और सब पे होल स्क्वायर लगा देते हैं साथ साथ ही, ताकि स्टेप हमारे पास जल्दी जल्दी हो। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये v0 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है इसके आपके पास 8 लिखा हुआ है। सर 4 1 4, 4 2 8, एक जी से एक जी गया, क्या बच गया हमारे पास सर, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सर ये तो h के बराबर आ रहा है, इसका मतलब सर यही वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्या है करेक्ट ऑप्शन भैया आपके पास, सर h बराबर है किसके, gt स्क्वायर अपॉन 8 के, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, h इज इक्वल टू gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं एट मैक्सिमम हाइट ऑन द ट्रेजेक्टरी व्हिच क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम जीरो। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग हवा को नेग्लेक्ट कर चुके होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है यार बॉडी की, प्रोजेक्टाइल में मोशन में जो कर रही होती है बॉडी आपके पास, लेकिन वर्टिकल स्पीड
आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके आपके पास वर्टिकल स्पीड कितनी हो चुकी होती है, 0, जिसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है सर आपके पास मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो जाती है। ये बात याद रखनी है, आगे भी काम आएगी। मूविंग ऑन 5, कह रहे हैं टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, ये हमने पीछे अभी बात करी है। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2v0 sin थीटा अपॉन जी, ओ सॉरी मैक्सिमम हाइट का होता है सर सिर्फ v0 sin थीटा अपॉन जी। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लाइट अगर आपके पास 2v0 है तो इसका मतलब आधी के क्या हो गया, आधी का क्या हो जाएगा, 2 हटा दो, सिंपली आधा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा v0 sin थीटा अपॉन जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास, ऑप्शन ए v0 sin थीटा अपॉन 2g है सर इसमें। कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई फिर, बी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 55 का, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कह रहे हैं टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 70 डिग्री विद द सेम वेलोसिटी, विच वन हैव लॉन्गर रेंज। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके ऊपर जो रेंजेस होती है ना, हमेशा ये बात याद रखना कि वो सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करो तो आंसर 90 डिग्री आ जाए। तो अगर 20 और 70 को प्लस करो तो 90 आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो इन दोनों की रेंजेस बराबर होंगी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो, क्या हो जाएगा आपके पास भाई, ऑप्शन बी बोथ हैव सेम रेंज। ठीक है भाई, मूविंग ऑन क्वेश्चन 57, कह रहे हैं द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज, पाथ जो फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल उसकी शेप तो सर हमें पता है पैराबोलिक होती है आपके पास, ये तो हमने रट्टे मारे हुए हैं, लेकिन इस पाथ को हम क्या कहते हैं, रेंज नहीं सर, रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री, यस, ट्रेजेक्ट्री इज अनदर नेम फॉर पाथ इन साइंस। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी ट्रेजेक्ट्री। मूविंग ऑन, लॉन्च्ड एट पॉइंट ओ एंड फॉलोज द पाथ पी ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, ओ पॉइंट से कहीं से लॉन्च हुआ और पी क्यू आर एस पूरा पाथ फॉलो किया। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो आप ये बताइए कौन सी चीज करेक्ट होगी। सर अभी हम पीछे पढ़ के हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड 0 होती है और हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, तो ढूंढते हैं। ए में कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एक्सेलरेशन इज 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास हॉरिजॉन्टल की चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली, डेल्टा वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल की क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ए में ही करेक्ट ऑप्शन मिल गया मुझे, तो आपके पास दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे बेटे, मूविंग ऑन 59, कहना अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, बहुत सारे हॉरिजॉन्टली फायर हो रहे हैं भाई। ठीक है, मान लेते हैं एक हाइट पे खड़े हुए थे, यहां से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल फायर किया हॉरिजॉन्टली, तो ऐसे नीचे जाएगा। कह रहे हैं विद इनिशियल स्पीड, हॉरिजॉन्टली फायर करे तो वी नॉट एक्स कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हो। कह रहे हैं इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकंड लेटर, सर बार बार पढ़ा रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती, जितनी शुरू में थी उतनी बाद में रहेगी, तो बी सी रहेगी, कुछ नहीं सॉल्व करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, पास 60, कह रहे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम, सर हमने तो रट्टा मारा है, थीटा 45 डिग्री होता है तो मैक्सिमम रेंज आती है आपके पास, सबसे आगे जाके गिरती है आपके पास प्रोजेक्टाइल, सर यहाँ पे तो 45 डिग्री के नियरेस्ट चले जाओ, वहां पे मैक्सिमम होगी इन चार ऑप्शंस में, अगर 45 नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए 43 डिग्रीज। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, वन कह रहे हैं अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ राइफल एट अ डिस्टेंट टारगेट इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। सर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वर्टिकली कौन चेंज कर रहा है वेलोसिटी को, समझना, वर्टिकली तो ऊपर जाने से कौन बार बार रोक रहा होता है, हमारे पास ग्रेविटी, तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन तो बराबर होती है मेरे बच्चे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 और वर्टिकल एक्सेलरेशन कौन हो जाएगी, जी, यानी कि 9.8, हॉरिजॉन्टल 0 और वर्टिकल कितनी हो जाएगी 9.8, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 61 का हमारे पास, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन 62 पे आपके पास आ जाते हैं मेरे बच्चे पास पेपर एमसीक्यूज जितने भी हमारे पास आए हुए हैं, आगे आप ये देख भी सकते हो कि कौन सा एमसीक्यूज किस जगह पे एक साल में आया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं अ बॉल इज जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, इट विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। देखो अगर एक चलती हुई गाड़ी से आप कोई भी चीज फेंकते हो ना मेरे बच्चे, तो याद रखना कि वो चीज डायरेक्टली नीचे नहीं गिरती, बल्कि वो इनर्शिया की वजह से थोड़ी सी आगे जाएगी और फिर नीचे गिरेगी, तो एक तरीके से ये प्रोजेक्टाइल पाथ बन गया ना। और प्रोजेक्टाइल की शेप क्या होती है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर, ये शेप होती है आपके पास पैराबोलिक, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी
पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हुई जा रही है। सही भाई। मूविंग ऑन, पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस x describes in time, it is given by the equation x is equal to t cube, the acceleration at t is equal to 1। आओ निकालते हैं भैया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आओ जरा शुरू करते हैं। देखो टाइम जब जीरो होगा, जब से शुरू हुआ कहां तक जाना है, टाइम जब तक 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। टाइम जब जीरो था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t का क्यूब है ना, तो जीरो का क्यूब, x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और x की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 1 का क्यूब, तो ये कितनी हो जाएगी, 1। सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, x ओवर टी, 0 अपॉन टी कितना हो जाएगा, 0 अपॉन टी हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी सर आपके पास x ओवर टी, अगेन x कितना है हमारे पास, 1 ओवर टाइम, टाइम 1 सेकंड हो चुका है तो 1 ओवर 1 हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना है एक्सेलरेशन में, सॉरी स्पीड में, 0 से कितनी हो गई 1, तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा v कितना आया, 1 माइनस 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1, ये भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। On question 64, कह रहे हैं the vertical velocity of a ball thrown upward with time, वर्टिकल वेलोसिटी जिसमें बॉडी को आप कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो क्या होती रहती है बेटे बच्चे, कम होती रहती है हमारे पास। और एक पॉइंट आता है जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां पे आपके पास वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि अब उसने नीचे गिरना है, तो आपके पास डिक्रीज हो रही होती है। कैसे डिक्रीज हो रही होती है, अगर फॉर्मुला देखें तो सर वी वाई का फॉर्मुला होता है इनिशियल वर्टिकल स्पीड माइनस जी टी। अब अगर आप देखें तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड तो आपने जो भी दी होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ, सर वो पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, जिसका मतलब डिक्रीज हो रही होगी लीनियरली। पावर 1 का मतलब होता है लीनियर, पावर 2 हो जाता है तो हमारे पास मेरे बच्चे ये फिर क्वाड्रेटिक या फिर पैराबोलिक में चली जाती कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो रही है, और कैसे हो रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है भाई। 65 कह रहे हैं एंड डैश मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो मेरे बच्चे ये डेफिनेशन याद रख लो अपने पास। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि अनपावर्ड होता है, कोई पावर नहीं दी जा रही होती उसको, नॉर्मली ग्रेविटी के एक्शन के अंडर वो मूव कर रहा होता है, और अनगाइडेड होता है, नॉर्मली वो आपके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ की वजह से उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है, तो वो अनगाइडेड भी होता है, हम लोग उसको कोई गाइड नहीं कर रहे होते। तो बैलिस्टिक मिसाइल की एग्जांपल क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई, ऑप्शन डी अनपावर्ड एंड अनगाइडेड, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहे हैं अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई सर, 2 किलोमीटर पर सेकंड आ गई। आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकंड्स, टाइम कितना गुजरा, 50 सेकंड का, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 1.5 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। अब एक्सेलरेशन निकालें सर, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन टी, 2 और 1.5, कितना डेल्टा वी आ जाएगा सर आपके पास, 2 माइनस 1.5 कर दें 0.5 आ जाएगा, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना दिया आपको 50, सर किलोमीटर को मीटर्स में तो ले जाएं, तब 1000 कर दो बस, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घंटे से एक घंटा कटेगा, 5 1 5, 5 20 आपके पास हो जाएगा 100। 0.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे, तो 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन डी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Question number 67, can an elastic collision when a massive body collides with a light body at conditions m1 is very 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 greater than m2। पीछे पढ़ा के आया हूं कि जब एक बॉलिंग बॉल एक कंचे से टकराती है तो कंचा वो जो रेस्ट में रखा वो बताया ना इनिशियल स्पीड कितनी है, दूसरी बॉडी की 0 है, ये देखो कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिटन एज, कितनी वेलोसिटी से एक्सचेंज होंगी आपके पास, समझते हैं। देखो बड़ी बॉडी की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड उतनी ही रहती है जितनी इनिशियली थी, लेकिन जो छोटी बॉडी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसकी जो फाइनल स्पीड होती है ना बेटा, वो बड़ी वाली बॉडी का डबल हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, पहली बॉडी की स्पीड तो वही रहेगी, v1 डैश जो है वो वही रहेगा आपके पास जो पहले था, लेकिन फाइनल बॉडी की जो स्पीड है, दूसरी बॉडी की जो फाइनल स्पीड है वो डबल हो जाएगी टकराने के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, v1 डैश v1 ही है, लेकिन v2 डैश 2v1 है, विच इज सर ऑप्शन बी, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं इफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स आ गई, लिख देते हैं भाई, फोर्स आ गई 12 न्यूटन, ऑन अ बॉडी एंड्स मोमेंटम इज चेंज फ्रॉम, चेंज कितना मोमेंटम 60 से 36, और निकाल लेते हैं 60 माइनस 36, सर ये आ जाएगा 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम, टाइम बताओ कितने टाइम में चेंज होगा, सर आपने पढ़ाया है अभी पीछे, फोर्स होती है डेल्टा पी अपॉन टी, तो टाइम क्या हो जाएगा सर, डेल्टा पी अपॉन एफ, डेल्टा पी कितना है आपके पास 24, और फोर्स कितनी है आपके पास 12, 12 1 के 12, 12 2 24, तो आंसर कितना आ गया टाइम का सर आपके पास 2 सेकंड्स, आंखें बंद करके ऑप्शन सी इज योर आंसर। मूविंग ऑन, 69 कह रहे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स फ्लाइट है, सर पीछे बता चुके हैं बार बार आप, ये होता है सर 2v0 sin थीटा अपॉन जी, और ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन सी मैच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपके पास, ठीक है भाई।
70 कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये पीछे दिखा के आया था मेरे बच्चे आप लोगों को मैं कि अगर टाइम 0 सेकंड है तो भाई वेलोसिटी भी लेट से 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम जब 1 सेकंड हुआ मान लेते हैं वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। टाइम जब 2 सेकंड्स हुआ तो मान लेते हैं भाई वेलोसिटी हो गई सॉरी 4 मीटर पर सेकंड आपके पास, सही है। और इसी तरीके से टाइम जब हमारे पास 3 सेकंड्स हुआ तो स्पीड हो गई हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड एंड चौथे पे हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड चेंज कितना आ रहा है? 2 2 2। जब वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल इंटरवल्स के अंदर एक एक सेकंड के अंदर इक्वली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन याद है क्या थी हमारे पास? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे मोशन की एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है आपके पास? यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है भाई। मूविंग फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल द इक्वेशन यूज्ड इज, सर पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्वेशन जो हम यूज करेंगे यहाँ पे कौन सी करेंगे? ढूंढो मेरे बेटे कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ी है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच करी, क्योंकि सारे ऑप्शन उसी से मैच कर रहे हैं। तो सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो तो हम लोगों ने रट्टे मारे में 9th क्लास से, वो होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन सी, आंखें बंद करके लगा दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन, में कह रहे हैं वन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊपर थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी से 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कह रहे हैं 10 सेकंड लगे उसको ऊपर तक पहुंचने में, यानी कि 10 सेकंड में ऊपर पहुंचेगी। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बताइए बेटा, सबसे आसान सवाल है। अगर भाई अगर आपको नहीं गिवन तो इसका मतलब लोग अर्थ पर है। तो एक्सेलरेशन जो हो जाती है मेरे बेटे वो हो जाती है हमारे पास, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है तो इसमें एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है माइनस जी के, यानी कि कितनी आ जाएगी? माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास। ठीक है भाई। मूविंग ऑन 3, कहना बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। एक बॉल को ड्रॉप किया काफी ऊंची बिल्डिंग से आपने, ये आ गई काफी ऊंची बिल्डिंग हमारी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। मान लो ये शाहकार है कोई बिल्डिंग आपके पास आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी उसकी भैया? 0। कहना व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग फॉर 5 सेकंड्स। जब 5 सेकंड तक वो गिर चुकी होगी तो 5 सेकंड तक गिरते वक्त आप ही बताइए कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? सर फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vi प्लस at, और जब नीचे गिर रही होती है बॉडी तो एक्सेलरेशन हो जाती है प्लस जी के बराबर। तो vi कितना है? अंडा। एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8। टाइम कितना है सर? 5। 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 49। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी, 49 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन 24, कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्रीज टू दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 45 डिग्री पे याद रखना मैक्सिमम रेंज होती है। 45 डिग्री पे आपने लॉन्च किया। कह रहे हैं विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी? ई है। सही भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर आपके पास? हाफ mv स्क्वायर। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी में मेरे बच्चे दोनों कांस्टेंट दोनों कंपोनेंट्स आपके पास काम कर रहे होंगे, वी नॉट एक्स भी और वी नॉट वाई भी। ठीक है, तो दोनों के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके प्लस करके निकालेंगे फिर आप लोग इस तरह से। अब दोनों के बारे में सिर्फ हमें इतना पता है कि उनका कंपोनेंट का जो आपके पास एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ लग जाएगा वी नॉट कॉस 45 का स्क्वायर और यहाँ लग जाएगा वी नॉट साइन 45 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट होता है कॉस और साइन कॉम्पोनेंट होता है आपके पास वाई। अच्छा देखें, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, और सब किसके अंदर है हमारे पास? रूट के अंदर। वी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। और ये बात तो बेटा मैथ्स वाले सारे बच्चे जानते हैं, मैट्रिक क्लास में ही पढ़ा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये बच गया सिर्फ अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर, जिसका मतलब आपके पास सिर्फ क्या आ गया? वी नॉट आ गई। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी बन जाएगी जिसको ई कह रहे हो? वो बराबर होगी सिर्फ आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के। सही हो गया सर। अब जब ये कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब यहां पहुंचेगी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपके पास? आइए निकालते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी सर, अब हमें मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो वर्टिकल स्पीड होती ही नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें सिर्फ एक स्पीड आएगी हमारे पास, और वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास? हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो वी नॉट एक्स का स्क्वायर लगा देंगे सर हम लोग सिंपली, आई लगाते हैं, ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट एक्स होता है सर वी नॉट कॉस थीटा, और उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ठीक हो गया। कॉस थीटा की जगह अगर हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया? 45, क्योंकि सवाल में गिवन है। सही है सर। कॉस 45 बेटा बराबर होता है 1/√2 के, ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, उसके ऊपर भी स्क्वायर, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से आपके पास, ये बच जाएगा हाफ एम
वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। तो क्या बन जाएगा आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास बन जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तो मेरे बेटा बराबर था किसके, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। पीछे आप लोगों ने देखा था। तो इसका मतलब आपके पास जो ई डैश की वैल्यू है, जो हमारे पास ई डैश की वैल्यू है एक्चुअली वो किसके बराबर आ रही है, पहले के मुकाबले में हाफ हो जाती है। तो हाफ ई ढूंढ लो, हाफ ई का मतलब सर 0.5 ई। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहे वेट रादर देन मास बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग। वेट इनमें से किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है आपके पास, मास के बजाय। कह रहे ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। नहीं सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आपके पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब मास तो इसमें मास लग रहा है, ये तो नहीं है। बी स्ट्रेस इन अ वायर। देखो अगर किसी वायर के ऊपर आप कोई लोड हैंग करते हैं तो आपके पास उस वायर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसके लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है कि कितना वेट आपने हैंग किया। यस सर, स्ट्रेस इन अ वायर निकालने के लिए हमारे पास वेट यूज किया जाएगा, मास नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी द स्ट्रेस इन अ वायर ड्यू टू लोड हैंगिंग फ्रॉम इट। ठीक है भाई, moving on 76, कह रहे हैं the ratio of displacement along diameter and total distance along circle। रेशियो निकालना है आपने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्टेंस का। along diameter और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। along diameter डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां से मूव करके अगर पूरा चक्कर काटा है उसने, पूरा चक्कर काटा है तो डिस्प्लेसमेंट बोलने सिर्फ along diameter। along diameter डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है भाई, तो आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशियो निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई सर, 2r। और डिस्टेंस कितना होता है सर, आपने शुरू से बताते आ रहे हैं एक चक्कर के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, और 2πr हो जाता है। तो देखो 2r से 2r कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/π। तो आंसर क्या हो जाएगा रेशियो का, 1/π। सर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। मूविंग ऑन, Arshad is driving down 7th Street. He drives 150 meter in 18 seconds. Assume he does not speed up or slow down. What is his speed? भैया स्पीड का फॉर्मूला बच्चों वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 150, टाइम है 18। सिर्फ 3 के टेबल में लिखते हैं, 3 6 18, 3 5 15। तो कितना हो गया आपके पास भाई, 50/6। सर कर लें सॉल्व, 6/50। तो 6/50 को जब मैंने करा 6 8 तो होते हैं सर 48 आपके पास। ठीक है, बच गया 2 पॉइंट, हमारा अंडा आ गया। ठीक है सर, 3 होते हैं 18, फिर बचा 2 पॉइंट हमारा सर, फिर 3 आ गया। तो ये तो 3 चलता जाएगा सर इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा 8.333। करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो सर, ऑप्शन बी है हमारे पास 8.333 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, क्वेश्चन 78, कह रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, डिसेलरेशन एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू। डिस्टेंस निकालना है, सही है, और सारी वैल्यूज लिखते हैं पहले। तो इनिशियल स्पीड हमें कितनी बता दी है गाड़ी की आपके पास, सर वीआईटी नहीं सिर्फ वीआई है ना, ये लो भाई। वीआई कितना हो गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में, टाइम हो गया हमारे पास 2 सेकंड्स का। ठीक है, डिसेलरेशन कितनी दी हुई है -2, क्योंकि डिसेलरेशन है तो -2 लगा दिया। सर ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। वी आई कितना है सर 15, टाइम कितना है सर 2, प्लस हाफ कितना ए है -2, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। एक 2 से एक 2 का स्क्वायर कट गया, 15 का 2 हो गया 30, माइनस का 2 आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया हमारे पास 28 मीटर्स। ढूंढ ले करेक्ट ऑप्शन। अरे सर 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 एक गलती, क्या गलती, 2 2 4 भी तो होंगे, तो ये 28 नहीं होगा सर, 26 होगा। थैंक यू फॉर स्पॉटिंग आउट बच्चे, मैंने खुद स्पॉट करी वैसे तो। 26 मीटर्स। ठीक है भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 26 मीटर्स। ठीक है भाई, मूविंग ऑन 79, कहते हैं द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने आपने। देखो मेरे बेटे एक बात याद रखना, अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, हमने पीछे भी देखा था, तभी एक कंडीशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में रेशियो क्या आएगा 1। लेकिन इसके अलावा जितने भी पाथ अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपने पास, चाहे सर्कल हो कोई भी कर्व हो, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा छोटी होती है किसके मुकाबले में, डिस्टेंस के मुकाबले में। और सर्कल में सर, सर्कल में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है और डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपके पास इसका मतलब रेशियो 1 से छोटा ही आने वाला है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, या तो रेशियो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी इक्वल और लेस देन 1। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। सर फिर वही आ गया घूम रहे जो पीछे हम करके आए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, क्योंकि इसी में वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, बाकी में नहीं बढ़ रही, इसमें तो कम हो रही है, इसमें तो कांस्टेंट है। और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता भाई आपके पास, क्योंकि 2 तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस, सर पीछे बता चुके हैं आप, या तो ये 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू और लेस देन 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 82,
82 में कह रहे हैं बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। एक बुलेट है हमारे पास, ये आ गई, इसका मास कितना है m और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है v, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया mv। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, इनटू अ लार्ज वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में घुस जाती है जाके, जिसका मोमेंटम कितना होगा 0, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया 0, ठीक, ओ सॉरी mv प्लस 0। आगे कह रहे हैं इस ब्लॉक का मास कितना है m। अब ये बुलेट जब इसमें घुस जाती है आपके पास, कह रहे हैं इसमें घुसी रहती है और ये दोनों साथ चलते हैं, तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी। मैं कहता हूं v डैश हो जाएगी, तो मनाते हैं भाई वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी। इस वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम में दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रही है, तो दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्मॉल mv डैश प्लस कैपिटल mv डैश। ठीक है, अब हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ जगह m प्लस एम, आपके पास m प्लस एम को दूसरी तरफ फेंक दो, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था हमारे पास, सिंपली mv चल रहा था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन mv अपॉन m प्लस एम। तो ढूंढ लेते हैं सर करेक्ट ऑप्शन, mv अपॉन m प्लस एम, mv अपॉन m प्लस एम, और स्मॉल mv ऊपर, कैपिटल नहीं, ये भी ढूंढ लेना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन बी, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल m प्लस एम। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, आपके पास 83 कैन इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अगर स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि स्लोप चेंज हुए जा रहा है, तो स्लोप किसे कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम कहते हैं बेटा एसिलरेशन। तो इसका मतलब एसिलरेशन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो एसिलरेशन अगर चेंज हो रही है, तो चेंज होने वाली चीज को हम कांस्टेंट नहीं कहते, हम कहते हैं वेरिएबल। तो करेक्ट ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेरिएबल एसिलरेशन। मूविंग कह रहे हैं साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, सही है, 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, शी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट शी डजंट कोलाइड विद द वॉल इन फ्रंट ऑफ हर डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। ठीक है भाई, साइक्लिस्ट ट्रेवल कर रही थी आपके पास किससे, इनिशियल स्पीड कितनी थी 15, ब्रेक मारती है ताकि रुक जाए, रुक जाए मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। एक दीवार से पहले जैसे उसका कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 18 मीटर्स का डिस्टेंस है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डीसिलरेशन, डीसिलरेशन निकाल के दिखाइए। तो भाई एक ऐसे निकालेंगे सर, एस वी एफ वी आई पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। वी एफ कितना है हमारे पास, अंडे का स्क्वायर, वी आई कितना है सर 15 का स्क्वायर, और 2s डिस्टेंस कितना है हमारे पास 18। सही है सर, आगे चलते हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पे 15 का जो स्क्वायर होता है वो जाता है 225, और 2 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा हमारे पास सर, सिंपली 36। ठीक हो गया, तो अब इसको कैसे डिवाइड करें सर, आओ करते हैं। 36 बार 225 अंदर, 36 6 होता है सर 216, काट दिया हम लोगों ने, कितने बच गए 9, पॉइंट लगाया, एक अंडा आ गया हमारे पास। 36 2 होता है आपके पास 72। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, बच गया कितना हमारे पास 18, पॉइंट लगाया एक और 0 आ गया सर, 36 5 होता है 180, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.25। और ढूंढे, ये ऑप्शन है जी सर, है 6.25 को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, 6.25 को राउंड ऑफ करेंगे 5 कटेगा, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, पास 85 कह रहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, सर पीछे आपने पढ़ते हुए बताया था कि इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टेटमेंट है, याद रखिएगा ये बात मेरे बेटे, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, मूविंग ऑन 86 कह रहे हैं इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल masses m आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दो बॉडीज है, दोनों का मास m है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती भी आ रही हैं, कह रहे हैं विद सेम स्पीड v, सही स्पीड भी सेम है, देन व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, जितना इनिशियल होता है उतना ही फाइनल होता है, इलास्टिक में तो मोमेंटम सेम रहता है ना सर, तो इनिशियल कितना mv और इसका कितना हो जाएगा माइनस mv, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, इनिशियल 0, तो फाइनल भी कितना होगा सर 0। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 87 कह रहे फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही होती, सर बात दफा पढ़ा चुके हैं आप, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। ए वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट, नहीं भाई। बी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, यस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है 0, क्योंकि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज ही 0 है, तो एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी भैया आपके पास 0 हो जाएगी ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0। The range of the projectile depends upon the velocity of the projection, सही है, चेक कर लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला याद है ना हम लोगों को, v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। कह रहे हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, यस सर कर रही है डिपेंड, एंगल यस सर उस पर भी कर रही है। अच्छा कह रहे हैं एंगल प्रोजेक्शन का कितना 45 डिग्री है फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लार्जर देन 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री से बढ़ा दोगे तो देखो क्या होगा, समझना, ये 45 डिग्री पे था,
इससे बड़ा कर दोगे एंगल, बड़ा करोगे जब एंगल तो समझ लो इतना हो गया भाई आपके पास 45 से बड़ा हो गया ना हमारे पास एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया। तो अब ये और ऊंचा तो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा ज्यादा पहले के मुकाबले में, जिसका मतलब रेंज कम हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ढूंढते हैं, यानी बोथ द हाइट एंड रेंज अटेन्ड विल बी लेस, नहीं दोनों कम नहीं होंगी, रेंज कम होगी, हाइट बढ़ जाएगी। कह रहे हैं हाइट विल बी लेस, नहीं भाई भाई हाइट लेस नहीं, हाइट मोर। सी बोथ हाइट एंड रेंज विल बी मोर, नहीं दोनों नहीं बढ़ रहे। डी द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर, हाइट बढ़ रही है, रेंज कम हो रही है। जी सर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। मूविंग ऑन, यानी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मेरे बच्चे डिस्टेंस के बारे में याद रखना कि डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब उसका स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्शन ही ना उसके अंदर, कोई नेगेटिव डायरेक्शन नहीं जा रही आपके पास, एक ही डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब उसका स्लोप जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, हमेशा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और क्या नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो सकता है क्योंकि उसमें वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन आ रही होती है आपके पास। Moving question number 90. Can I, at what angle of projection of a projectile the range becomes half of its maximum value, यानी कि रेंज कितनी हो जाए, मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाए आपके पास, उस एंगल की वैल्यू निकाल के दिखाओ। निकालते हैं सर, रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास v0 स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है सिर्फ v0 स्क्वायर अपॉन g। तो सर v0 स्क्वायर जी तो कट गए, सही है, तो 2 थीटा किसके बराबर हो गया, इस तरह से साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सही भाई। तो आपके पास आओ निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ हाफ होता है बेटा 30 डिग्री, तो 2 1 2, 2 15 30 हो जाएगा आपके पास। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास सर, 15 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 15 डिग्रीज, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 91, कह रहे हैं इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सही बात है, जब हम ड्रॉप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है आपके पास, 0 होती है। कह रहे हैं हाउ फार विल इट मूव इन टाइम टी, टाइम टी के अंदर वो कितना दूर मूव करता हुआ जाएगा, ये बताना है आप। अच्छा जी बताते हैं, देखें भाई, फॉर्मूला लग जाएगा एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, नीचे गिरते हुए मेरे बेटे जो उसको एक्सेलरेट करवा रहा होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आउटपुट करते हैं, वी आई तो हो गया अंडा, टाइम हमें पता नहीं है सर, हाफ एक्सेलरेशन हो गई 9.8 और टाइम हमें पता नहीं है सर, ठीक है जी। 9.8 का हाफ होता है सर 4.9, तो आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस किस हिसाब से आएगा, 4.9 टी स्क्वायर के हिसाब से। करेक्ट ऑप्शन सर, ऑप्शन बी 4.9 टी स्क्वायर। मूव 92, कह रहे द न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, आओ ढूंढते हैं। न्यूटन होता है सर फोर्स का, सेकंड होता है सर आपके पास टाइम का, फोर्स इनटू टाइम ये किसका यूनिट फॉर्मूला होता है सर, ये होता है इंपल्स का फॉर्मूला, पीछे भी देखा हमने सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंपल्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 93, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स हाइट, अगर रेंज और हाइट बराबर है तो बताओ कौन सा एंगल आएगा। वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा इस एंगल को याद कर लेना बाद में, लेकिन सॉल्व करना सीखो कैसे होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है सर v0 स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, हाइट का होता है सर v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, सही है। sin 2 थीटा, अच्छा v0 स्क्वायर g तो गया आपके पास, sin 2 थीटा को ओपन कर ले तो ये जाता है सर आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, एक साइन से एक साइन भी कट गया सर हमारे पास, ठीक है। ये 2 वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, और यहाँ जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है जी। साइन अपॉन कॉस सर बराबर होता है टेन थीटा के, टेन थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास 4 के, तो थीटा क्या हो जाएगा सर आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 4, और टेन इनवर्स ऑफ 4 जब हम निकालते हैं तो सर ये बराबर आता है 76 डिग्रीज के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 76 डिग्रीज। अब ये बात याद रख लें, ये ऑप्शन सवाल बहुत घूमता है कि भाई रेंज और हाइट हमारे पास बराबर कब होगी, 76 डिग्रीज पे होगी, तो याद भी कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट मार्क करोगे आगे बढ़ोगे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 94 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, फिर वही आ गया सर, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, सर आपने बताया था इंपल्स के बराबर होता है, और इंपल्स खुद किसे कहते हैं, इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी है। ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास फिर, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, पास 95 कह रहे हैं एट व्हाट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मेरे बच्चे पीछे से उठा के तुम लोग इसका सॉल्यूशन देखोगे, हमने पढ़ लिया है हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज कब बन रहा था, वो 15 डिग्रीज पे बन रहा था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 15 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 96 कहना है वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल वेलोसिटी का जो ग्राफ है आपके पास एक प्रोजेक्टाइल के लिए भैया, वर्टिकल वेलोसिटी तो सर सबसे शुरू में सबसे ज्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाती है 0। कौन कम कर रहा है उसको, सर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के चक्कर में कम हो रही है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से कम हो रही है आपके पास, ठीक है। तो अब वर्टिकल वेलोसिटी की अगर वैल्यू हम देखें तो क्या होती है, v नॉट बाई माइनस जी टी, यानी कि वो टाइम के साथ किस तरह से आपके पास डिपेंड कर रही है, पावर 1 लीनियरली डिपेंड कर रही है। तो कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा सर आपके पास, ऑप्शन ए वेरीज लीनियरली, ठीक है भाई। मूविंग ऑन 27, कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है समझना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सबसे छोटा रास्ता होता है उन दोनों के दरमियान, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का आपके पास, ठीक है। तो आओ ढूंढते हैं क्या ऑप्शन है, ए साइज, साइज थोड़ी है किसी ऑब्जेक्ट का, बी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस होता है सबसे छोटा, उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। मूविंग ऑन 98, कह रहे हैं इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई सर, 15 मीटर्स आ गई, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 15 अपॉन 10, यानी कि आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सर, ऑप्शन बी, बच्चों वाला सवाल सर। आगे चल कह रहे डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सर तो पर यूनिट टाइम का मतलब एक्सेलरेशन बन गया, और कौन सी एक्सेलरेशन बन गया, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है आपके पास, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को सर इसके दो और जुड़वा नाम है, एक का ला जाता है आपके पास डिसलेरेशन, और दूसरा जुड़ा हुआ नाम भी सर आपने पीछे बताया था रिटार्डेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी डिसलेरेशन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, कैन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, सर पीछे कितनी दफा बता के आ चुके हैं आप तो, कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो वो किसके बराबर आता है भाई, वो बराबर आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज, किसके बराबर आ रहा है सर, एक्सेलरेशन के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ठीक है जी। मूविंग ऑन 101, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बस इतना लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेट कब करता है ऑब्जेक्ट, ओनली व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस, नहीं, एक्सेलरेट कब करता है, व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए आंसर, स्पीड नहीं। बी ओनली व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, नहीं, सिर्फ डायरेक्शन भी नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन इट्स स्पीड और डायरेक्शन चेंज, यस, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्हेन इट्स स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। मूविंग टू, कह रहे व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम, मेरे बच्चे पोजीशन वर्सेस टाइम का आपके पास अगर एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो उसके स्लोप को क्या कहेंगे आप, तो मेरे बच्चे याद रखना, पोजीशन का दूसरा नाम होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पूछा जा रहा है, और अगर हम इसको पढ़ें तो पढ़ा क्या जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या जैसे सवाल कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो मेरे बेटा ये वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है आपके पास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए वेलोसिटी, ठीक है भाई। क्वेश्चन 103, कह रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इज, अच्छा जी, तो बेटा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो लिखा हुआ आ गया है इसका मतलब तो समझें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे बच्चे बराबर होता है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोल दिया तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों हमारे पास क्या चल रहे हैं भाई, यहाँ पे कंजर्व चल रहे हैं सर आपके पास। अगर दोनों कंजर्व चल रहे हैं तो ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज हमारे पास सेम हो जाएंगी, और रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपली 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर आपके पास, ऑप्शन ए 1, ठीक है भाई। मूविंग ऑन 104, कह रहे व्हाट इज द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द दिवाली रॉकेट, फोर्स निकालनी है आपने, इफ इट इजेक्ट्स, मास बता दिया आपको 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकंड, कितनी देर में कर रहा है आपके पास, हर सेकंड आपके पास इजेक्ट कर रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा होगा उसका, रॉकेट इनिशियली स्टार्ट होगा 0 से और चला जाएगा 400 मीटर पर सेकंड के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड है मेरे बच्चे, इसको सही कर लेते हैं। तो आपके पास अब ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ भाई फोर्स कितनी होगी इसकी, तो कैसे निकालेंगे इसकी फोर्स, आओ देखते हैं। देखिए भाई, फोर्स का फॉर्मूला सर आपने पीछे भी पढ़ा है, ma होता है, सही है। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा v अपॉन टी, सही है भाई। तो मास कितना आ गया सर आपके पास 0.05,
डेल्टा वी कितना आ गया सर आपके पास 400 और टाइम कितना दिया हुआ सर आपको 1 सेकंड, तो सिर्फ 400 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, आसान करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा सर 5 एक्सपोनेंट -2 और सर ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट +2, -2 +2 कट गए, 5 फोर्स से कितने बच गए आपके पास 20, तो कितनी फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर भैया 20 न्यूटन लग रही होगी हमारे पास, तो 104 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा सर ऑप्शन ए 20 न्यूटन। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। अगला 105 कह रहे हैं इफ मास इज 2 kg एंड वेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकंड, मास कितना है सर 2 kg, वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकंड, देन बच्चों वाला सवाल सर मोमेंटम पूछ रहे हैं, मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 70, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 70 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन आ जाता है 106, 106 में आपसे क्या कह रहे हैं, 106 में आपसे कह रहे हैं इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो शेप है वो कैसी है, पैरेलल है आपके पास वाई एक्सिस के, यानी कि कुछ इस तरह की शेप आ रही है, कह रहे हैं इट्स एक्सेलरेशन, इस पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इसकी, सर एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या फिर इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लाइन कैसी बन रही है, वर्टिकल लाइन, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है ना, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास फिर यहाँ पे ऑप्शन सी इन्फिनिटी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। कह रहे व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सर पीछे आप 10वीं दफा बता के आ चुके हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही होगी, तो कैसा आ जाएगा हमारे पास इसका मतलब ग्राफ, सर ऑप्शन सी आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, 109 में आपके पास कह रहे हैं स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, फिर आ गए हॉरिजॉन्टली थ्रो वाले सवाल आपके पास। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है मैं स्टोन को, नीचे जाके पैराबोलिक पाथ बना के गिरेगा, पता है सर हम लोगों को प्रोजेक्टाइल बनता है यहाँ पे, तो कौन सा पाथ आ जाएगा, ए सर्कुलर नहीं सर, बी हाइपरबोलिक नहीं सर, सी मेड ऑफ ट्रू स्ट्रेट लाइन कहां से आ गई, डी बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास पैराबोलिक। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है, ए रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स, यही गलत है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे गलत, न्यूटन ने तो बोला था एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, देखो इसको इस तरह से समझो, मान लो कि मैं तुमसे कहता हूं अपना मुक्का मारो एक दीवार के ऊपर, ठीक है, एक दीवार पे जब तुम मुक्का मारते हो जाके बेटा, तो आपके पास होता क्या, इस बात को समझना, आपका जो हाथ है वो है फर्स्ट बॉडी, वो एक्शन लगा रहा है, सही है जी, जबकि रिएक्शन कौन लगाता है हमारे पास, रिएक्शन लगाता है सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी आपके पास। तो इस बात को याद रखना मेरे बच्चे कि एक्शन और रिएक्शन लगाने वाली दोनों बॉडीज हमारे पास डिफरेंट हैं, जब डिफरेंट है तो डिफरेंट होने की वजह से यहां पे वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं बनती कि आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर दो फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही हैं और वो बैलेंस हो जाती हैं, कैंसिल कर देती हैं, तो यहां पे आपके पास ये बात याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन आपके पास दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, एक्शन एक्ट कर रहा है दीवार पे जबकि रिएक्शन एक्ट कर रहा है हाथ पे, तो ये बैलेंस नहीं हुए एक दूसरे के साथ आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए रिएक्शन फोर्स ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, 111 कह रहे हैं व्हेन अ हेवी कॉइन फॉल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स द ग्राउंड इट डज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी। मेरे बच्चे एक बात समझना कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो जब वो ड्रॉप होता है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है हमारे पास। ठीक है, जब उसकी स्पीड बढ़ रही होती है तो उसके ऊपर लगने वाली जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या हो रही होती है, साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उस बॉडी पे लगने वाला वेट और एयर रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं हमारे पास, बैलेंस हो जाते हैं, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी हमारे पास इक्वल स्पीड से मूव करने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेरे बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी कब रीच होती है, जब ये दोनों बराबर हो जाएं, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगी। अब ये कह रहे हैं ये बॉडी गिरते वक्त टर्मिनल वेलोसिटी को नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होंगे। ए कॉइन हैज नॉट हिट द ग्राउंड, भाई सवाल कह रहा है गिर गया तो ये तो गलत हो गया। बी वेट ऑफ द कॉइल इज इक्वल, इक्वल नहीं, इक्वल होता तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती। सी वेट ऑफ द कॉइन इंक्रीजेस, वेट नहीं इंक्रीज होता भैया सर, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। डी द वेट ऑफ द कॉइन इज मोर देन द एयर रेजिस्टेंस, यस सर, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है कि एयर रेजिस्टेंस से ज्यादा है वेट, बैलेंस नहीं हुए ये दोनों अभी तक आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाता है हमारे पास ऑप्शन डी। मूविंग ऑन,
कह रहे two balls collide with each other, it has been observed that the collision is elastic. Elastic collision का मतलब क्या है सर? आप बार बार पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि elastic collision का मतलब ये होता है कि दो चीजें कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम भी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी। ये दो चीजें हमारे पास क्या रहती हैं? कंजर्व रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं पूरे सिस्टम के लिए आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के, बिल्कुल सही सर है। बी, मोमेंटम ऑफ कोलिजन बराबर होगा, सर ये भी सही है। सी, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर नहीं होगी और मोमेंटम बराबर नहीं होगा, डी कह रहा है। तो सी और डी तो गलत है, तो बी और ए में से क्या चूज करें आप समझना। कह रहे विच स्टेटमेंट एडवोकेट्स, कौन सी स्टेटमेंट ठप्पा लगा देगी कि वो इलास्टिक है? मेरे बच्चे इन इलास्टिक में क्या था याद है? इन इलास्टिक में सिर्फ क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आपके पास अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है सिर्फ, तो सर इन इलास्टिक भी तो हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व होगी तभी आपके पास ठप्पा लगेगा कि वो भाई आपके पास क्या इलास्टिक। तो ठप्पा कौन लगाएगा? ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर होगी, ठीक है। 113 कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तो मुझे लग रहा है बताने की भी जरूरत नहीं है, जितनी दफा ये सवाल रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहे एट व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेंजेस आर इक्वल। सर ये तो आप पीछे बता के आए कि भाई रेंजेस हमारे पास इक्वल कब होती हैं? जब आपके पास एंगल्स कैसे बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनको प्लस करो तो आंसर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। आओ देखते हैं सारे ऑप्शंस। सर इनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 80 डिग्री, इनको प्लस करते हैं तो 100 डिग्री, तो ये दोनों तो कट गए। बी में आ रहा है 60, सर ये हो गया 90 डिग्री आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास? 60 एंड 30 डिग्रीज, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, टू कार्स ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है भाई। दो गाड़ियां हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जा रही हैं आपके पास विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। एक की 70 है एंड दूसरे की हमारे पास कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, बेटा हमने पीछे भी देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। दोनों को लगता है कि दोनों रेस्ट में है, तो दोनों को क्या लगता है कि दोनों के दरमियान का जो स्पीड डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी स्पीड से कम हो रहा है? दोनों की स्पीड्स को ऐड अप कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है? 2b। अगर आपको याद हो जब स्पीड सेम थी हमारे पास हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2 यानी कि 70 प्लस 60, तो कितनी हो जाएगी सर? 130 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इस तरह से? ऑप्शन बी, 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 116 कह रहे हैं आपसे कि two bodies having same mass undergo elastic collision then their velocities after collision will be। ये हम पीछे भी देख चुके हैं बेटा, अगर सेम मास की बॉडीज जो हैं अगर इलास्टिक कोलिजन करती हैं आपके पास तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं लेट्स से u1 और u2, तो आफ्टर कोलाइडिंग इलास्टिकली उन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज होती हैं वो इंटर एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है और इसकी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है आपके पास। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली, इसका मतलब ये हो गया कि v1 और v2 हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगे और आपके पास v2 और v1 क्या हो जाएंगे? आपके पास एक्सचेंज हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, v1 v2 बन जाएगा और v2 क्या बन जाएगा? v1 बन जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहे द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। सर पीछे वैसे आप एक दफा करवा के आ चुके हैं, तो आपके पास वो एंगल जिसके ऊपर रेंज और हाइट हमारे पास बराबर हो जाते हैं, ये क्या बन जाता है हमारे पास बेटा? 76 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन डी, 76 डिग्रीज। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी, फिर से ऐसे ही सवाल आ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है सर डायरेक्शन का आपके पास, ठीक है। जिसका मतलब वो नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकती। पहले हमने किया था कि हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमेशा अब क्या नहीं हो सकता सर? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव। मूविंग, कैन एट हाईएस्ट पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी विल बी। आइए जी, यह भी हम लोग पढ़ के आए हैं बच्चे कि आपके पास हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहती है जो शुरू से चल रही होती है, ठीक है जी। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है आपके पास? कांस्टेंट। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो चुकी होती है? 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट है और y कितनी है आपके पास? 0, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहे हैं अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर्स नॉर्थ एंड रिटर्न्स बैक। 10 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, और वापसी कहां आ गया आपके पास? टू इट्स इनिशियल पॉइंट, वापसी वहीं आ गया। तो आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जहां से अगर हम मूव करते हैं वापसी वहीं आ जाते हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है भैया आपके पास 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारे पास ऑप्शन सी 0। कह रहे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास जो कांस्टेंट रहती है। सर फर्स्ट लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है वो समझते हैं। देखो बेटा फर्स्ट लॉ में आपसे क्या कहता है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो आपके पास जब तक फोर्स नहीं लगाओगे ना किसी बॉडी के ऊपर या तो वो रेस्ट में रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ की मोशन की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, अ बॉडी स्टेज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास एक बॉडी या तो रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। कब तक, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। कब तक भाई, जब तक आपके पास फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो आपके पास जब तक फोर्स नहीं लगाते वो रहती है हमारे पास या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। जिसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है भाई, वेलोसिटी। कब तक, जब तक आप उस पे फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। कह रहे लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको सेटिस्फाई करता है आपके पास। अच्छा जी देखते हैं, देखो 122 में आपसे कह रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। आओ समझते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब एक बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो जाती हैं तो या तो वो रेस्ट में आ जाता है या वो किस में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। सर पीछे यही तो बताया आपने कि अगर जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। फोर्स नहीं लगाओगे का मतलब फोर्स जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म आपके पास, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। कहना है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं उसकी वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है। सर मिनिमम तो आपने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, मैक्सिमम कहां होगी, जहां पे दोनों वेलोसिटीज हाईएस्ट होंगी। तो इसका मतलब आपके पास कहां पे होगी, जहां पे आप उसको थ्रो कर रहे हो, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि उसके बाद वर्टिकल स्पीड कम होती रहती है आपके पास। ठीक है, मूविंग ऑन। कह रहे हैं द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। सर ये हमने पीछे भी करा है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सर ये आपके पास बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। कह रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए भाई आपके पास, एक ऐसी मोशन का जो कहां से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, रेस्ट से। अच्छा क्या, कोई बात नहीं, दोबारा सही कर देते हैं। 5 कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसी मोशन का जो कहां से स्टार्ट हो रही है सर आपके पास, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियली स्पीड कितनी है, जीरो, एट टाइम जीरो। तो इसका मतलब वो ओरिजिन से कहीं से स्टार्ट हो रही होगी। कह रहे हैं एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और सर हम ये बार बार पढ़ के आए हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। ए नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, भाई पास हो रही है। बी पैरेलल, नहीं पैरेलल नहीं है सर, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है। सी, अच्छा सॉरी बी सी आगे पीछे होगा। बी कह रहे हैं पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, नहीं ये भी नहीं है। डी पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस सर, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। 26 कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सही है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम लोगों ने कहां से थ्रो किया, एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सही है भाई, आगे कह रहे हैं और एंड इट्स रेंज इज r1, इसकी रेंज कितनी है, r1 है। अनदर प्रोजेक्टाइल, एक और प्रोजेक्टाइल है, एंड इज थ्रोन एट एन 45 डिग्री विद वर्टिकल। इसका एंगल कहां से रखा है, 45 डिग्री वर्टिकल से रखा है। तो भाई इन दोनों की रेंजेस क्या होंगी भाई, अगर आपके पास 45 डिग्री वर्टिकल से रखा है तो हॉरिजॉन्टल से भी तो 45 ही हो गया। जब सर एंगल बराबर है तो इसका मतलब रेंजेस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए ऐसी बनाई थी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों की रेंजेस बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी R1 बराबर है R2 के। मूविंग ऑन 7 कह रहे हैं ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ एयर फ्रिक्शन अफेक्ट्स। प्रोजेक्टाइल पाथ में सर आप बार बार समझाते हुए आए, एयर फ्रिक्शन किसको अफेक्ट कर रही होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मोशन को। बिल्कुल सही है, क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करेगी अगर हवा चलने लग गई, नहीं बेटा। अगर आपको याद हो पीछे मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर बॉडी हवा में है तो एयर फ्रिक्शन उसके आपकी वर्टिकल वेलोसिटी को भी इंपैक्ट करेगी। जिसका मतलब एयर फ्रिक्शन अगर लगने लग गई तो दोनों वेलोसिटीज इंपैक्ट होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। एयर फ्रिक्शन ना होती तो ये डायग्राम बनाते सर, ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चलती है आपके पास हर पॉइंट पे। तो ये जो डायग्राम है ये याद रखने के लिए लिख भी लो, नो एयर फ्रिक्शन के लिए होती है आपके पास। ठीक है, मूविंग ऑन।
क्वेश्चन 128 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज, किसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं, लाजमी नहीं है। अगर हमारे पास एक बॉडी आगे बढ़ रही है किसी भी सरफेस के ऊपर रखी हुई, तो फ्रिक्शन कहां लग रही होती है? ऑपोजिट, तो ये तो सेम नहीं हो सकती हमेशा। फोर्स और वेलोसिटी सेम सर, अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास ये तो चेंज हो जाएगा, तो ये भी कट गया। सी फोर्स और एक्सेलरेशन, जी भैया न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बोला था कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब आप क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है? तो इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ऑप्शन सी सही हो गया, फोर्स एक्सेलरेशन। मूविंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसको एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों में से? ए इफेक्ट ऑफ फोर्स को, बी एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स को, सी एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस को, या डी एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर को। मेरे बेटे अभी हमने सीखा जब हम लोग एक बॉडी से एक्शन लगाते हैं तो दूसरी बॉडी क्या करती है? उस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन लगाती है जो कि बराबर होता है, तो ये हो जाती है पेयर ऑफ फोर्सेस जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। हर चीज के अंदर ये न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, ये बात याद रखिएगा अपने पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 130। 130 में आपसे कह रहे हैं अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप 80 मीटर हाई, ठीक है? एक बिल्डिंग से हम लोगों ने एक स्टोन ड्रॉप किया, आपके पास बिल्डिंग आ गई हमारे पास, लेट्स से, ठीक है भाई। बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपके पास? 80 मीटर्स है। डिस्टेंस आ गया बिल्डिंग का एक तरह से जो कवर करा होगा बॉल ने, अच्छा स्टोन ने, सॉरी, कितना? 80 मीटर्स ड्रॉप किया है, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0। नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको एक्सेलरेट करवा रही है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा प्लस जी के, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको विल टच द ग्राउंड, कितने देर में ये टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को टच करने में? देखो एस पता है, वी आई पता है, ए पता है, टी निकालना है। तो सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना आपके पास? 80, ये हमारे पास है 0, टाइम हमें नहीं पता वही तो चाहिए, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास सर 10 ले लेते हैं, चलो राउंड ऑफ करके अपने पास 9.8 को, और टाइम हमें नहीं पता वही तो हमें निकालना है सर। तो यहाँ पे आ गया 80, यहाँ पे आ गया 10/2, 5, 0 टी से तो खत्म हो जाएगा, 5t स्क्वायर, 5 1 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 5 16 से 80, तो टी की वैल्यू चाहिए तो सर आपको रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड्स पे स्क्वायर काटने के लिए। तो 16 का रूट कितना होता है सर? 4 सेकंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी 4 सेकंड्स, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, 31 कह रहे हैं इफ टू इक्वल मासेस आर इन मोशन विथ इंडिविजुअल स्पीड्स, ठीक है, विथ सेम इंडिविजुअल स्पीड्स, सही है, वी कैन कंक्लूड दैट, अगर दो मासेस भी इक्वल है, मासेस कितने हैं? m, दोनों की स्पीड्स भी इक्वल है, ठीक है, v, अच्छा जी, क्या कंक्लूड कर सकते हो? देयर मोमेंटम्स आर सेम। यस सर, मोमेंटम इनके क्या हो सकते हैं आपके पास? सेम हो सकते हैं आपके पास, लेकिन मोमेंटम सेम होने के लिए सर वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, स्पीड नहीं। डायरेक्शन भी तो सेम हो, क्या पता इसकी जो डायरेक्शन हो वो इधर हो, स्पीड बराबर हो आपके पास। तो बी, देयर मोमेंटम्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस सर, इनके मोमेंटम डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। सी, काइनेटिक एनर्जी तो सर सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें स्पीड लगती है, वो तो सेम होगी, तो सी इसलिए कट गया हमारे पास, ठीक है बेटा। और डी, डी हमारे पास क्यों नहीं हो सकता समझना, क्या पता एक बॉडी नीचे रखी है और एक बॉडी ऊपर रखी हुई है, इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि आपके पास सेम हाइट पर है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती है इन लोगों की, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, कह रहे हैं बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स विल बी, सर्टेन हाइट से ड्रॉप करा, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0। अब बार बार बिल्डिंग नहीं बना रहे हम लोग सर, तो फाइनल स्पीड निकालनी है आपने कब? जब एक्सेलरेशन कितनी होगी नीचे गिरते हुए? प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको भाई? 5 सेकंड्स। सर ये सवाल हम पहले कर चुके हैं वैसे, फिर भी देख लो ना यार, वी आई प्लस 80, वी आई कितना है हमारे पास? अंडा, ए कितना है? 9.8, टाइम कितना है? 5, कर दो मल्टीप्लाई सर, इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 49 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर ई, सही है भाई। मूविंग ऑन, बुलेट इज फाइर्ड हॉरिजॉन्टली, फिर आगे हॉरिजॉन्टली वाले सवाल आपके पास, कितनी उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी सर? 0, ठीक है, गिरा 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 यहाँ जाएगा, गिर गया। कह रहे इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स, भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती, तो बाद में भी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन ई 20 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, अ बॉक्स ऑफ मास m इज इक्वल टू 6 kg स्लाइड्स, एक सही है भाई, एक बॉक्स आ गया, ये आ गया हमारे पास एक बॉक्स, इसका मास कितना है हमारे पास? 6 kg, यानी स्लाइड्स विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, सही है, अलोंग अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, ठीक है, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, ये 2 पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है, तो वही बॉम्ब वाला केस बन गया हमारे पास एक तरह से। कह रहे एक पीस है 2 किलो का,
एक पीस 2 किलो का है तो दूसरा पीस कितने का हो जाएगा भाई? ऑटोमेटिकली 4 किलो का। पहले पीस की जो स्पीड है वो कितनी दे दी इन्होंने? 8 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं दूसरे पीस की स्पीड निकाल के दिखाओ, निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा सर आपके पास? 6 into 4। और फटने के बाद क्या हो जाएगा? दो बॉडीज हो गई, तो पहली का हो गया 2 into 8 और दूसरी का कितना हो जाएगा? 4 into स्पीड कितनी है उसकी? v पता नहीं, निकाल लेते हैं। 6 4 जा 24, 2 8 जा 16, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा और यहाँ आ गया 4v। तो 4v किसके बराबर हो गया? 24 - 16 विच इज 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो सर v की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। सर इसका आंसर भी ई है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन ई, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ई हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन 135। 135 में कह रहे हैं हेलीकॉप्टर ऑफ वेट W इज असेंडिंग। एक हेलीकॉप्टर है, मान लो ये रहा, इसका वेट कितना है? W। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कितनी एक्सीलरेशन से? 0 एक्सीलरेशन से। अगर 0 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब सर रिजल्टेंट फोर्स भी कितनी हो जाएगी? 0। ma 0 होता है ना भाई आपके पास। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, एक्टिंग कितनी कर रही होगी अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर? मानते हैं भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो अपवर्ड फोर्स जब आपके पास वेट के बराबर होगी तभी तो सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और टोटल फोर्स जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? 0 आपके पास, तभी एक्सीलरेशन 0 बनेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? कि अपवर्ड फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे? बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इन्होंने अपवर्ड फोर्स का नाम एफ रखा है, तो एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके? डब्ल्यू के। मूविंग ऑन, कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके पास जो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी बेटा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए सेम। यानी कि इतने से अस्सी की निकालो या ओवरऑल निकालो, दोनों क्या आएंगी? सेम। इतने से अस्सी का मतलब इंस्टेंटेनियस निकाले और ओवरऑल का मतलब आपके पास सर एवरेज निकाले, तो दोनों क्या आएंगी आपके पास? सर सेम आएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ए, एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं भाई। बी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर नहीं भाई, बराबर है। सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं भाई, बराबर है। डी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है भाई। 37 पे कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर बहुत शुरू में पढ़ा हम लोगों ने, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है भाई? फोर्स के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए, नेट फोर्स। ठीक है भाई। मूविंग, एन इलास्टिक कोलिजन इज द वन इन विच, सर कितनी दफा पढ़ाएंगे? इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं आपके पास, दोनों। ए, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व, बस खत्म हो गई बात, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ए हमारे पास हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो 138 का बन गया ए। और द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर आता है सर? ये तो हम लोग दसियों दफा पढ़ चुके हैं सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही आपके पास, जिसको स्लोप भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन। Moving, कह रहे हैं in projectile motion the range of projectile will be maximum at an angle of, maximum range कब होगी बेटा आपके पास? देखें v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो सर हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लो कि आपके पास ये फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब एंगल वाला ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर आना चाहिए? अपनी सबसे बड़ी वैल्यू जो कि होती है 1। तो साइन 2 थीटा 1 कब बनेगा? जब सर ये हो जाएगा आपके पास 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1 के बराबर। 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1 के बराबर कब होगा? जब सर ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? 2 1 जा 2, 2 45 जा 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज कब आती है? 45 डिग्री पे आती है सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन बी, 45 डिग्रीज। मूविंग ऑन 41, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या चीज ट्रू नहीं है? ए, एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम नेचर। B, action and reaction have same line of action. C, action and reaction never act on same body. D, action and reaction can cancel each other. क्या चीज ट्रू नहीं है भाई आपके पास इनमें से? ये बताना है सर। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं आपके पास। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता है। अगर आप देखें, एक्शन इधर है, रिएक्शन इधर है, एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। नेचर भी सेम है, दोनों आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, दोनों फोर्सेस हैं। अच्छा, इसलिए नेचर सेम है। सी में कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम, ये तो सही बात है ना, एक बॉडी पे नहीं लग रहे, दो पे लग रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस तरह से हमारे पास? ऑप्शन डी। सही बेटा। टू बसेस मूविंग एट 100 and 80, एक बस मूव कर रही है 100 पे और एक बस मूव कर रही है 80 पे। सही है, ये बस आ गई 100 पे और दूसरी आ गई हमारे पास 80 पे। ठीक हो गया सर। क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट में मूव कर रही हैं। वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटिव टू ईच अदर क्या होगी भाई? रिलेटिव वेलोसिटी। सर अब तो याद हो चुका है भाई, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो ऐड करते हैं सिंपली, क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास 180 किलोमीटर पर आवर। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा इस तरह? ऑप्शन डी बन जाएगा हमारे पास आंसर 180 किलोमीटर पर आवर। मूविंग ऑन
143 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स हैव सेम रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल। सर 15 दफा पढ़ा दिया आपने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब होंगे तब हमारे पास सेम बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब प्लस करो 90 आना चाहिए, तो इनको प्लस करो, सर 30 आ रहा है, गलत हो गया। इनको प्लस करो, सर आई आ रहा है 105, गलत हो गया। इनको प्लस करो तो सर ये आ रहा है 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 75 एंड 50 डिग्री 15 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 143 का ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। सर अब तो ये आप लोगों ने रटवा दिया हमें। क्या भाई, जब ये आपके पास बराबर होंगे तो कब होंगे? जब 76 डिग्रीज एंगल बन रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी 76 डिग्रीज। 5 कह रहे दी एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज एप्लीकेशन ऑफ। सर इसके सवाल भी कर लिए हमने, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, जान चुके हैं कि बेटा ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपके पास टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई।